Okay, so very uh, good evening. Good evening हो गया वैसे तो. It feels like 12 a.m. 12 p.m. even right now. It's so hot right now in Delhi. But let's. तो कितने लोग क्यों बैठे हैं हम? What is the objective of the session? What do you expect? क्या चाहते हैं आप लोग? Hmm? To know how to crack the exam. So basically we are here to discuss the strategies to crack the exam. The question comes. मेरा एक पहला एक सवाल है. The first question I should be asking is that what and how. Okay, हमारा टारगेट है CSC 25 और 26, जो भी हमारा टारगेट ईयर हो. सो वी हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन. एंड एक पहला सवाल हमेशा हम पूछते हैं व्हाई, विच आई एम श्योर आपका क्लियर है. व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू सर्विसेज? सो दैट ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. नाउ इस पे बहुत सारी बातें हम लोग रेगुलर करते हैं और करेंगे भी. द आइडिया इज टू री एम्फसाइज द सेम थिंग सो दैट यू डोंट मिस द सेम थिंग. क्योंकि आप लोग कर तो रहे हैं, बट आर यू प्रिपेयरिंग इन अ राइट वे सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम? नाउ एक कोट से स्टार्ट करता हूं. The more the things change, the more they remain the same. Okay? Now, what is the meaning of that? The more the things change, the more they remain the same. ये सवाल मे बी इन 2008 या 9 मैंने भी अपने आप से पूछा था. And what I'm telling and what we are telling, as sir is telling and we are telling, is the same thing what we did at our time. हमने जो किया हम भी वही बता रहे हैं. So the basics remain the same, they do not change. There is a feeling कि कंपटीशन बदल गया है. एक जनरल परसेप्शन रहता है लोगों का कि सर समय बदल गया है, कंपटीशन बदल गया है, थिंग्स हैव चेंज. बिलीव मी, इवन ड्यूरिंग आवर टाइम द प्रीलिम्स वाज टफ. Even during our times, we faced a lot of hurdles of preparation. Even during our times, coverage the syllabus took time. Even during our times, हमारे पास न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, all these questions matter. So this will not, but if you understand these basic things and if you follow them, because there is a, हम लोग जानते तो सब कुछ है बट कर नहीं पाते. So what I'm going to tell you, a lot of things you already know, but the only reason is that we will reaffirm the same things, make you believe in those things, and we also keep you on the edge so that you keep putting effort in those areas. आपकी ऑब्जेक्टिव तैयारी का क्या है? मुझे एग्जाम को निकालना है, यूपीएससी निकालना है, एंड आई हैव टू गेट माय नेम इन द लिस्ट. देयर आर 21 सर्विसेज. हमारे यूपीएससी में 21 सर्विस अभी हैं. ओके ओके, एंड देयर आर 2 सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. और इस सर्विसेज में से जो भी हमको करना है, आई मीन इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, इट वैरी फ्रॉम मे बी 900, 8 से 100 से लेके 1100 तक वैकेंसीज हमारी वैरी करती है. कभी कभी 1200, 1250 भी आ जाती है. सो वी आर कॉम्पिटिंग फॉर 1000 ऑड सीट. हम 1000 ऑड सीट्स है यूपीएससी की जिनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं. What it takes to be there. Now you should ask this question कि भी एक सेलेक्ट जो हो रहा है इंडिविजुअल, उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर रहे हैं या हमें करना चाहिए. ये सवाल आपको एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है which you should be asking all the time. Okay, there are a lot of myths around the preparation which have to be understood. उसको हमें ब्रेक करना है. कोई भी एस्पिरेंट जो सेलेक्ट हो रहा है उनकी प्रिपरेशन के अंदर आप बहुत सारी कॉमनैलिटीज पाओ. You'll find them. They have gone through a process, a strategy, but there are people जो 2 year में select हुए हैं. There are people कुछ 4 year में select हुए हैं. There are people 5 year में select हुए हैं. There are people 2 year is the minimum I can say because 1 year you prepare and 1 year you give exam. अगर कोई second attempt में select हो रहा है तो 3 year में select हुआ है. First attempt वाले जो हैं आपके, they have maybe 2 year में select हो रहे हैं, और मे बी उनकी तैयारी पहले से स्टार्ट हो रही है. इफ somebody is targeting let's say 26 right now और उसकी उम्र अभी 19 साल है, तो that person has a journey of 3 years.
बिकॉज 26 में एग्जाम देगा, 27 में सिलेक्शन होगा। तो हर एस्पिरेंट की जर्नी अलग अलग है। लेट्स नॉट जज योर जर्नी विद अनदर पर्सन जर्नी, यू हैव टू कार्व योर ओन जर्नी। आपकी जर्नी आपकी होगी बेटा। प्रिपरेशन के बेसिक्स रिमेन द सेम। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये एग्जाम एक स्किल का एग्जाम है, एंड स्किल इज समथिंग दैट हैज टू बी हार्नेस्ड, हैज टू बी डेवलप्ड। नाउ पहला सवाल, मोटिवेशन है कि नहीं है? मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा नहीं चलेगा। मोटिवेशन इज इट्स अ वेरी एफिमरल कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी एफिमरल कॉन्सेप्ट। एफिमरल जिसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। कितने लोग मोटिवेटेड है यूपीएससी निकालने के लिए? दैट इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर मोटिवेटेड टू क्रैक द एग्जाम? कितने लोग आईएएस वाकई बनना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर मोटिवेटेड टू क्रैक द एग्जाम? यहाँ ऐसे हाथ उठाया, अरे वो ढंग से तो उठाओ, एनर्जी शुड बी देयर, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग इज कि मेरा मोटिवेशन कितना है, और वाकई अगर है तो क्यों नहीं है। इफ यू आर मोटिवेटेड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बट मोटिवेशन इज एफिमरल कॉन्सेप्ट, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। यानी हमको क्या लाना है? इवेंचुअली दिस मोटिवेशन हैज टू कन्वर्ट इनटू डिसिप्लिन एंड प्रोसेस, एंड दिस विल बी फॉर द एंटायर जर्नी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी हमारी जर्नी है। तो यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन एंड प्रोसेस। फिर ये मोटिवेशन बीच बीच में आता रहेगा। बट मोटिवेशन अगर आप, अगेन मोटिवेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो इंटरनल मोटिवेशन हो गया, एंड देन द एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। आपने एक शॉर्ट देखा, आपने एक वीडियो देखा, आपने यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो देखा है ना, आपको बस अब तो आईएएस बन के रोकेंगे, एंड दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये तो घंटों में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रियलिटी डाउन होती है, अरे कल पढ़ेंगे। द सेकेंड थिंग इज दैट इंटरनल मोटिवेशन, ये थोड़ा सस्टेन करता है। प्रिपरेशन एक ऐसी लंबी जर्नी है जहां पर यू विल हैव द फीलिंग कि थिंग्स विल नॉट वर्क, एंड दैट फीलिंग इज मोर देन द फीलिंग व्हेन यू हैव कि चीजें वर्क कर रही हैं। तो ये फीलिंग जो है लंबी चलती है कि चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। नाउ द पीपल हु हैव स्टार्टेड द जर्नी, और जो लोग शुरू कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि चीजें वर्क नहीं करती हैं या कर नहीं रही है? एंड पीपल जिन्होंने अभी शुरू किया है, या पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट, बिलीव मी दैट फीलिंग विल रिमेन टिल द टाइम यू गेट सेलेक्टेड। तो अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है। बट देन अगेन एज एन एस्पिरेंट, हाउ डू यू जज कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है? आज का सेशन ये नहीं है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो तो हम इन्हीं में डिस्कस करेंगे। सर विल टेक केयर ऑफ दोस एनसीईआरटीज एंड ऑल। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट कि भी प्रोसेस, स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन कैसे हम सस्टेन करें। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। आपकी तैयारी का मोटिवेशन लिमिटेड रहेगा। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन घंटों का होगा, दिन का होगा, रात को होगा, सुबह गायब हो जाएगा। सुबह नींद ही नहीं खुल रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उठ ही नहीं रहे हैं। अगर यही ऑफिस जाना होता तो उठते, क्योंकि तनख्वाह मिल रही है। अगर यही नौकरी पे जाना होगा तो उठेंगे, झक मार के उठेंगे, क्योंकि नौकरी पे जाना है, नहीं तो बॉस कहेगा थैंक यू वेरी मच, कल से मत आना। तो उठोगे, कहीं अटेंडेंस लगा हुआ है, थंब आपका अटेंडेंस लग रहा है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड बिकॉज यू डोंट वांट टू लिसन। आप किसी और की बात नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन अपनी बात नहीं सुन रहे हो। यू आर नॉट गेटिंग ऑन टाइम जस्ट टू स्टडी बिकॉज यू हैव अ टारगेट फॉर द डे। तो सबसे बड़ी बात है प्रिपरेशन में, यू नीड टू बी, देयर हैज टू बी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। आपकी जवाबदेही अपने आप से होनी चाहिए। रिमेंबर, यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ। आप किसी के लिए भला नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। You are very selfish person, and everybody who's preparing is a selfish person. We all are in our own little way. उसमें कुछ कोई बुराई नहीं है। The only thing is that selfishness को आपको harness करना है, and you have to be make sure that your motivation is intact and it's coming from internal. आपकी जवाबदेही अपने आप से है। अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, believe me, this journey will have shares of ups and downs, and you have to be ready for that. अपने आप से पूछो, जर्नी लंबी है, 3 साल की है, 4 साल की है, 2 साल की, you need to keep going. मैं ये नहीं कह रहा हूं every day will remain same, every day. The there'll be days जब आप ज्यादा सोओगे, एक दिन ऐसा भी होगा कि आप कम पढ़ोगे। There'll be days when you will not study. There'll be days where you feel that आज रिलैक्स कर लेते हैं। There'll be days when पढ़ रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, बट दिमाग चल नहीं रहा है, things are not working. The real एक अच्छा एस्पिरेंट क्या करता है, इन बात को रियलाइज करता है and try to overcome them.
मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जिनका ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है और यही लोग सेलेक्ट होते हैं। मोटिवेशन क्षणिक रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, आता जाता रहेगा, तो हमारी पढ़ाई भी आती जाती नहीं रहेगी। इट हैज टू बी सस्टेन्ड एंड इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनका पहला उद्देश्य ये होना चाहिए that you need to ask why and you have to find the reason for motivation. Individually शुरुआत में मोटिवेशन कम रहेगा, but you have to develop that discipline process. आप डिसिप्लिन और प्रोसेस के लिए सिर्फ एक काम करिए, do the same thing for 2 weeks. ज्यादा दिन के लिए मत पढ़िए. Don't have the feeling कि मुझे 6 महीना पढ़ना है, because moment you tell yourself कि मुझे 2 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है, that suddenly आपके ऊपर एक relax, you become complacent. You get satisfied, अरे अभी तो टाइम है। एक 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 छोटा सा घर बनाते हो, उसकी नींव डालते हो और बनने में 1.5 साल लग जाता है ना। एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ा बिल्डिंग बनाते हो, उसमें 5 साल लग जाते हैं। एक फ्लाईओवर बनता है, 3 साल लग जाता है। 5 साल पहले उसकी नींव पड़ती है और 5 साल बाद उसका इनॉग्रेशन होता है। बट आफ्टर दैट इनॉग्रेशन एवरी डे काउंट्स, एवरी मिनट काउंट्स, एवरी आवर काउंट। सो एज एन एस्पिरेंट यू हैव टू थिंक लाइक दैट। आपका जो माइंड का डिकोडिंग होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, यू स्टार्ट थिंकिंग दैट विद दोस डायरेक्शन। ऑलवेज हैव अ बिलीव कि हाँ भैया लंबा टाइम तो हमको रोज कंसिस्टेंट एफर्ट करना है। यू कैन थिंक ऑफ कि लास्ट में 15 घंटे पढ़ लेंगे तो चीजें हो जाएंगी। नो, योर 5 आवर टुडे इज मोर इफेक्टिव देन लास्ट का 10 आवर, बिकॉज आपका जो 5 आवर है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन हो। तो पहला तो वाई होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एंड हाउ। व्हाट एंड हाउ में मेरे लिए डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। As an aspirant, you need to have a process, and we will help you to devise the process. Now preparation के लिए, when you talk about preparation, मैं हमेशा कहता हूं that your basics should be clear. Conceptually, you should be sound. When you read history should be understood like a subject. Chronologically पता होना चाहिए। माइनर फैक्ट डिटेल शायद याद रहे ना रहे, लेकिन ठीक है। व्हेन यू रीड इकोनॉमिक्स यू शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। अगेन ऐसा ही, माइनर फैक्ट डिटेल आज है कल नहीं रहेगा, यू माइट फॉरगेट देम, बट कॉन्सेप्चुअली यू शुड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग, इकोनॉमी कैसे चल रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कोई फंक्शन है, कोई डेटा है, वो एनीवे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन, या उसको हम बाद में 10 बार पढ़ेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगा। बट फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का। अगेन दूसरा है अवेयरनेस। ओके, बी इन द प्रेजेंट, क्या चल रहा है, ऑब्जर्व। प्रिपरेशन आपको लगता है किताब में ही हो रही है? नहीं, लॉट ऑफ प्रिपरेशन इज गोइंग आउटसाइड योर बुक्स व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज यूपीएससी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस थिंग्स। हाँ, ये अलग बात है किताब में बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। If I say what is development, you don't need to go outside, just see around you, you will find development. When you read newspapers, you will understand how the political system works, what is the political structure, what are the issues. But पहले आपका conceptual sound होना बहुत जरूरी है। When you are conceptually sound, for example, यहाँ पे हमेशा हम लोग emphasize करते हैं read the basic books, NCERTs or let's say standard books, and be very thorough in them. Then the second part is awareness. You should be aware of your surrounding. You should understand the social milieu. क्या चल रहा है आसपास, आपके आसपास समाज में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। बिकॉज यूपीएससी इज कंसर्न, दे विल आस्क क्वेश्चंस व्हिच हैज कंटेम्परेरी रेलेवेंस। आप मेंस का पेपर उठाइए, आप एथिक्स का केस स्टडी उठाइए, आप कोई भी पेपर उठाएंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ रेलेवेंस टू दोस क्वेश्चंस हैज लिंक विद करंट। तो व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू आर स्टडीइंग, ऑलवेज बी अवेयर। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में एक और काम करिए, फिल्टर इट। And how do you filter it? There are 2 ways of filtering. One is syllabus and second is PYQ. हम लोग रेगुलर पढ़ाते हैं, करंट अफेयर क्लास होती है, सर लेते हैं, हम लेते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं that these are questions which might come in the exam. When we'll solve economy, polity पढ़ेंगे, आप देखोगे टेस्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसमें PYQs लिंक्ड होंगे, सिलेबस से लिंक्ड होगा। Whenever we teach, we tell you that this is relevant and this is less relevant. तो एज एन एस्पिरेंट बेटा आपको ये सारे सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि अगर मुझे तैयारी करनी है तो किन चीजों पे काम करना है। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी मोटिवेटेड।
Second is, if you are motivated, you have to find the right process and right strategy. मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए रहेगा, बट अगर डिसिप्लिन से आप लगे रहोगे, डिसिप्लिन मतलब कि कंसिस्टेंटली, आपके लिए मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट इतना रेलेवेंट नहीं है. यू आर डूइंग बिकॉज यू आर सपोज टू डू, पीरियड, नथिंग एल्स. इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. यू हैव टेकन अ टास्क विच रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ नेक्स्ट 2 years, और उसको आपको काम करना है. खत्म, बात खत्म. यस, नाउ द नेक्स्ट थिंग कम की प्रोसेस क्या होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाउ शुड आई रीड एनसीईआरटीज, हाउ शुड आई मेक नोट्स, हाउ शुड आई मेक इट मोर. आज से क्या क्या ऐसा करें सो दैट नेक्स्ट 8 months में वो दिक्कत ना आए. सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड डेवलप योर बेसिक्स. वो एनसीईआरटी से हो, स्टैंडर्ड बुक से हो, और एंड यू शुड बी वेरी कॉन्सेप्चुअली साउंड, बिकॉज यूपीएससी विल आस्क यू, इफ आई से डिफाइन एनी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को टॉपिक डिफाइन करिए. If I ask you, tell me what do you mean by ancient history? You are a student of ancient history. मैंने पूछा what is ancient history? You don't have an answer. You get flummoxed. अरे जैसे ही पूछा तुरंत आपने 5 सेकंड में रिकलेक्ट किया, आपने कहा ancient history is a history from this period. It has this structure. Why it is called ancient, not medieval? Why it is called not modern? So it is called ancient because of XYZ reason. So as a student of history, you should have that kind of approach, because UPSC is more concerned about those areas. UPSC जान रहा है कि आप अपने शब्दों में लिख पाएं, and for that you have to be sound. You have to write in your own language. अपनी भाषा में लिखना होगा. And if you're conceptually sound, then only you can write. आप याद नहीं कर सकते. You are reading 13 subjects, CSAT में भी 4 सब्जेक्ट होंगे, ऑप्शनल होगा, ऐसे लिखना होगा. You are reading so many subjects. जितनी पढ़ाई अगले 2 साल में आप करने वाले हो, उतनी पढ़ाई शायद अपने पिछले 5 साल में आपने नहीं की. एंड उस टाइम पढ़ाई का अप्रोच अलग था. हमारा पढ़ाई का अप्रोच सिलोज में था. टुडे इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, मे बी नेक्स्ट 2 years, आप सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, टॉपिक्स भी पढ़ोगे, एंड देन यू विल इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम सो दैट यू रीच अ थ्रेशोल्ड ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम. तो एवरी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, उनको इस बात पर ध्यान देना होगा. पहला होगा डेवलप द बेसिक, सेकंड इज बी अवेयर ऑफ अराउंड अस, जो भी चल रहा है. फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी थरो विद द न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ढंग से पढ़िए, टाइम दीजिए उसमें. There are no shortcuts. अगर आप चाहते हैं कि पका पकाया आपको मंथली मैगजीन से मिल जाए, वो भी ठीक है, बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स. स्टिल यू शुड नो हाउ टू मेक नोट्स. स्टिल यू शुड नो हाउ टू रिवाइज देम. स्टिल यू शुड नो हाउ टू यूज देम. ये भी अवेयरनेस का पार्ट है. हाउ टू use the newspapers and books in the exam. किताब पढ़ने से पहले एक सवाल पूछिए, किताब का रेलेवेंस कितना है, इसमें से सवाल कितने आए. पढ़ते टाइम पूछिए, या पढ़ने से पहले ना पूछे तो एटलीस्ट पढ़ते टाइम पूछिए. Whenever read a topic, ask that what is the relevant, and spend just 5-10 minutes on this. That's all. That is the question you should be asking. As a mentor, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सिलेबस कवर कराना नहीं होना चाहिए. हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए, we should make you aware of the process, strategy, and also help you to attain them. मेहनत तो बेटा आप ही लोग करोगे. So every aspirant जो तैयारी कर रहा है, they need to ask these questions, and you should be. और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं because you will realize these things as your preparation will proceed. जिस दिन आप बेसिक, अगर मैं पूछूंगा टेल मी द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, और उस पर एक सवाल आएगा डिस्कस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 200 वर्ड्स. अब आपके पास सडनली रियलाइज, अरे कॉन्सेप्चुअल क्लियर है कि नहीं है. प्रेसिडेंट पे तो पूरी पीएचडी कर ली है, सर ने क्लास में पढ़ाया है, नोट्स भी बना लिए हैं, और सब पढ़ के भी आए हैं, बट क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू हैव टू राइट इन अ वेरी वेरी लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन. सो यू हैव टू डेवलप दैट. वो प्रोसेस का पार्ट है. डिसिप्लिन तो है कि रेगुलर है, कंसिस्टेंसी है, परसिवियर कर रहे हो, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रोट समथिंग? लिखना एक नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए. आपको सोचना ना पड़े, पेन उठाया लिखना शुरू कर दिया, कागज उठाया लिखना शुरू कर दिया. एमसीक्यू सॉल्व करने का फियर नहीं होना चाहिए. नहीं आता है, गलत होगा एट द मैक्स, यही होगा ना. ऐसा थोड़ी कि आपको कहीं इट विल, यू आर अकाउंटेबल फॉर योरसेल्फ. सो बेसिक्स पे काम करना है. सेकंड इज अवेयरनेस. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड. जो भी तैयारी हो रही है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में अवेयरनेस है. यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है, दे वांट एजुकेट पीपल.
They want educated and mature people. Are you educated? Ask yourself. नहीं, not asking, मतलब अपने आप से पूछो. Don't tell me. अपने आप से पूछो कि आप एजुकेटेड हो. What is the definition of education? आपके वैल्यू सिस्टम कैसे हैं? बिकॉज यूपीएससी विल जज यू ऑन ऑल दोस पैरामीटर्स. तो कोई भी बेटा तैयारी जो आप कर रहे हो, यू नीड टू आस्क दीस क्वेश्चंस. और पढ़ने के साथ साथ मंथन करिए कि पढ़ाई कैसी हो रही है, क्वालिटी ऑफ स्टडी क्या है, आउटकम कितना आ रहा है, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, इज इट हैपनिंग राइट वे, डू आई फील गुड फ्रॉम इनसाइड, आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस. बिकॉज अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो 2 साल तक 3 साल तक सस्टेन नहीं कर पाओगे. एज अ मेंटर हमको आपको प्रिपरेशन को एंजॉय करने का प्रोसेस भी डेवलप करना चाहिए. There'll be areas where you will feel good. अब मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पर, how many of you like पॉलिटी, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पॉलिटी पसंद है? How many of you like economy? How many of you like history? How many of you like geography? How many of you like writing? कितने लोगों को लिखना पसंद है? How many of you like writing? और ये सबसे ज्यादा करना है और पसंद नहीं है, तो क्या किया जाए? What should we do? हमें सिर्फ एक बात ध्यान देना होगा कि भाई कोई चीज हमें पसंद नहीं होगी फिर भी हमें उसे करना है. बिकॉज इन यूपीएससी द लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई. इकोनॉमी नहीं आता है, पसंद नहीं, फिर भी पढ़ना पड़ेगा. पॉलिटी नहीं आता है, अब सब्जेक्ट पूछा तो बहुत लोग पसंद है, बट व्हेन आई आस्क्ड हाउ मेनी यू लाइक टू राइट, तो नो, वी हैड नो आंसर. अच्छा, क्यों नहीं पसंद है? व्हाई इट इज, क्यों पसंद नहीं है? बिकॉज किया नहीं है. इट इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. यू डोंट लाइक गोइंग आउटसाइड द कंफर्ट जोन. प्रिपरेशन कंफर्ट जोन के बाहर होती है. कितने लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं? 6 बजे से पहले, 6 से 7, 6 to 7. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने लोग निशाचर है, रात में पढ़ने वाले? हाउ मेनी ऑफ यू स्टडी लेट नाइट? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. हाँ, तो कोई डिफाइंड पैरामीटर नहीं है. कुछ लोग जल्दी उठते हैं बिकॉज दे स्लीप अर्ली, कुछ लोग लेट जगते हैं बिकॉज दे स्टडी टिल लेट. तो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. कोई इसमें डिफाइंड तरीका नहीं है कि आप ये बेस्ट है. काम होना चाहिए. हाँ, there is a basic discipline that you should follow in your preparation also. तो पहला तो यही है कि हमको लॉ ऑफ एवरेज लगेगा. तो दिस इज मीन्स यू हैव टू वर्क आउटसाइड द कंफर्ट जोन. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. एज ए इंजीनियर मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट था, इकोनॉमी में इंटरेस्ट, पढ़ना शुरू किया तो आ गया. ज्योग्राफी सेमी साइंटिफिक था, हमेशा मजा आता था, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी. हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पसंद थी तो पढ़ते भी थे और मजा भी आता था. बट आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री. इवन टुडे, आज भी मैं उतना कंफर्टेबल अपने आप को नहीं पाता हूँ. पढ़ लिया, समझ भी याद आती है, बट आई एम नॉट स्टिल कंफर्टेबल टू द एक्सटेंट आई शुड बी. ऐसा मेरा मानना है. उसका रीजन क्या था कि आई वॉज सेल्फ टॉट पर्सन इन द हिस्ट्री, और मुझे कोई अच्छा ऐसा इंडिविजुअल नहीं मिला जो हिस्ट्री को पढ़ा पाए. तो आई फॉलोड माई ओन अप्रोच. और हमारे टाइम पे वो यूट्यूब वाला जनरेशन नहीं था कि शॉर्ट वीडियो बना दिया, कहानी सुना दिया. तो इट वाज मोर लाइक एक पेडांटिक बुक बेस्ड अप्रोच था. किताब उठाया, पढ़ना शुरू किया. एंड आई वाज नेवर कंफर्टेबल विद एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर टिल द एंटायर जर्नी आल्सो. और मैंने उसको मैंने ग्रांटेड पे ले लिया, और मैंने उसको कम पढ़ा, नहीं पढ़ा. बेसिक किताबों को भी मैंने ढंग से रिवीजन नहीं किया. आई सेड 2 सवाल है, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे. 2 सवाल है, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं सॉल्व करेंगे. 20 में से 18 सवाल लगाएंगे मेंस में. 100 में से 3 सवाल एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल का आएगा, छोड़ देंगे. बेसिक किताब पढ़ के जाते थे. एंशिएंट हिस्ट्री की बेसिक किताबें जो एनसीईआरटीज है वो पढ़ के गए, उस पे एमसीक्यूज लगाया. बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं था. द कॉन्फिडेंस व्हिच आई हैड इन पॉलिटी, द कॉन्फिडेंस आई हैड इन मे बी अदर सब्जेक्ट्स. मुझे आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि मुझे थोड़ा सा और उस पर काम करना चाहिए था. I should have gone outside my comfort zone and made real effort in the beginning of the preparation. बाद में, when I gave my last interview, मेरे maximum question ancient history से पूछे गए, and I was not comfortable with the question.
और इसलिए भी नहीं था बिकॉज एक तो हिस्ट्री पसंद, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पे टाइम कम दिया था तो कंफर्टेबिलिटी कम थी। सेकंड वाज आफ्टर द मेंस का जो टाइम था तो हिस्ट्री तो हमने पढ़ा भी नहीं था, तो हिस्ट्री वाज रेड प्रोबेबली 6 मंथ्स अगो। और किसने एंशिएंट हिस्ट्री किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दिया? भाई कौन इंटरव्यू के लिए कौन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के जाता है? But conceptually also I felt that I should be more sound because the question that was asked by the person on the other side, वो एक हिस्टोरियन कोई लेडी बैठी थी और उन्होंने काफी अंदर के सवाल पूछे एंड आई suddenly I felt that I am outside my comfort zone. I could not handle those questions. In spite of me head on लेता था, कोई चैलेंज को डरता नहीं था, बट वो इंटरव्यू वाला दिन खराब हो गया एंड दैट इज द रीजन आई एम स्टैंडिंग हियर. I did not work outside my comfort zone, especially in one or two area. और वही बाद में आपको हेल्प करता है जज करने. मैं ये नहीं कहता हूं कि that was the only reason, but आज जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिमाग में ये बात आती है कि मे बी that could be one of the reason. My interview might not have gone the way it went otherwise. अगर वही मॉडर्न हिस्ट्री सवाल रहे होते या फिर कंफर्ट जोन के सवाल रहे होते तो I could have handled them better. Because it was not about the answer, it is about the way you handle the question. मैं आपको बता रहा हूं एस्पिरेंट, आप लोग जब पढ़ाई अभी करोगे, आंसर्स लिखोगे, लॉट ऑफ आंसर्स दैट यू राइट दे विल बी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. बहुत सारे सवाल बहुत बेसिक होंगे. आप यूपीएससी का मेंस पेपर उठाओ, यू विल फाइंड द क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक. आप क्लास का टॉपिक करोगे एंड यू विल फील कंफर्टेबल कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है. द प्रॉब्लम इज नॉट द क्वेश्चन, द वे यू हैंडल द क्वेश्चन, द वे यू राइट द आंसर, बिकॉज सेम किताब से सब लोग पढ़ रहे हैं. But what different you are doing from rest of the people is something that you have to work on. तो आपकी पढ़ाई का maybe 5-10% time should go into investing in the process of learning. ये बात समझ में नहीं आ रही होगी आपको. इन्वेस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और वो इंडिविजुअल होता है. देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है. यू हैव टू डेवलप अ प्रोसेस फॉर दैट. आपका लर्निंग इफेक्टिव कैसे हो? हाउ डू आई राइट गुड आंसर्स? फॉर दैट यू नीड टू हैव गुड रीडिंग, गुड रिटेंशन, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेकिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. उस पर आपको काम करना हो. अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट डोंट जस्ट प्रिपेयर फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग. प्रिपेयर इट विद द प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी एंड आइडेंटिफाई की एग्जाम मेंस के पेपर देखो, अच्छा आज से 2 साल बाद ऐसा मेंस का सवाल लिखना है, वेयर डू आई स्टैंड? अभी तो हम बस क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, अभी तो लंबी लड़ाई लड़नी है. क्योंकि पैसे पढ़ाई कैसे करना है वो सर बात करेंगे. एंड टुडे आज मैंने अपना थोड़ा अप्रोच बदला बिकॉज आई वांट टू डिस्कस दोज थिंग्स जो आपको नहीं दिखती है एंड दैट वी हैव टू मेक देम विजिबल टू यू. क्योंकि अब एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं तो सब्जेक्ट पढ़ाना, टॉपिक पढ़ाना, दैट इज डेफिनेटली वी आर डूइंग, बट आई एम ऑल्सो कंसर्न कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैसा हो जो आपके लिए इफेक्टिव हो, वेर यू एंजॉय अ लर्निंग एंड you also are able to develop those areas which are outside your comfort zone. आप एक comfort zone के बाहर के सब्जेक्ट भी आप पढ़ पाते हो. That is a question you should be asking. और इसको सवाल पूछोगे तब सही. सवाल ही गलत हो तो आंसर कैसे मिलेगा? You're not asking the right question. If you have to read basic book, remember, basic book को अच्छे से पढ़ो. कुछ myths हैं. I want to take those myths. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? 10 more minutes, then I'll hand over to sir and sir will take care of the preparation strategy and all. There are certain myths of preparation. पहला myth जो मुझे लगता है, और आप मुझसे you can agree or disagree with me, but मेरे हिसाब से myth है, ठीक है? जो पहला myth मुझे लगता है वो ये है that you need to have a strong academic background. सेकंड मिथ जो सब लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिशंस, ये मेरा मानना है कि मिथ. आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं. इट टेक्स years, probably 4 to 5 years to crack the exam. Then
इसके अलावा और क्या मिथ्स हैं आपके हिसाब से? टेल मी, आई नीड योर इनपुट्स आल्सो। कोई और मिथ है? ये मिथ्स आपने सुने होंगे, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दीज मिथ्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी। हम्म ठीक है, पहले मिथ पे बात करते हैं। नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड। बिलीव मी, यू डोंट। हाँ, ये जरूर है दैट स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड हैज सर्टेन एडवांटेजेस। somebody who has a strong academic background, उसको मेहनत करना, बिकॉज एकेडमिकली अगर अच्छा कोई लड़का या लड़की है तो डेफिनेटली दे नो हाउ टू वर्क हार्ड एंड दे हैव अ रेपुटेशन व्हिच दे हैव टू सस्टेन। आप जब ऊपर पहुंच जाते हो तो आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। दैट इज व्हाट द एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर दोस पीपल हैव। और यूपीएससी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ वो नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स आपको मे बी हेल्प करेगा, मे बी बेसिक्स आपके अच्छे हो सकते हैं, but you still have to go through the same process and you have to handle multiple things apart from academics. अगर आप किताबी कीड़ा हो तो आप एग्जाम निकाल नहीं सकते हो, because UPSC will ask lot of questions which are based on sound understanding, your interpretation, your viewpoints, which requires a multifaceted approach. तो ये तो डेफिनेटली नहीं है। और जिनको भी लगता है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड कम है या अच्छा है या एवरेज है, बिलीव मी, यू आर इन सेफ हैंड। यू शुड नॉट हैव एनी सच फीलिंग कि आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। एवरेज भी हो चलेगा, एकेडमिक बैकग्राउंड आप कमजोर है तो हम मेहनत करके उसको ओवरकम कर लेंगे, बट यू शुड हैव दैट फायर टू ओवरकम दैट। सेकंड इज मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन। व्हाई? यस, मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि कॉम्पिटिशन अलग है, इट इज अ डिफरेंट कॉम्पिटिशन एंड आवर एजुकेशन सिस्टम हैज नॉट प्रिपेयर्ड अस टू फेस सच सिचुएशन। एक ऐसा एग्जाम जिसका प्रोसेस 2-3 साल चलता है, एक ऐसा एग्जाम जिसके प्रोसेस को फॉलो करने में यू हैव टू डू मेजॉरिटी थिंग्स व्हिच आर आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। तो एग्जाम डिफरेंट है। अगर आपको लिखना आता है, इफ यू आर अ गुड रीडर, आई रिमेंबर जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, सो आई केम अक्रॉस अ कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड और उनकी तैयारी का पूरा ड्यूरेशन 7-8 मंथ्स था, पूरा ड्यूरेशन राइट फ्रॉम जीरो, एंड ही गॉट विद इन 100 रैंक। तो मैं भी सरप्राइज हुआ, यहां तो 6 महीने में ऑप्शन ही नहीं पढ़ पा रहा, ये भाई ने 2-2 ऑप्शन पढ़ लिए। देन आई ट्राई टू नो कि व्हाट ही डिड डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। देन आई फाउंड हिम दैट ही वाज अ वेरी वेल वर्स्ड रीडर। वो बचपन से उनको पढ़ने की बहुत आदत थी, ही वाज वेरी वेल, तो हिज रीडिंग वेरीड इन, वो फिलॉसफी पढ़ते थे, नॉन फिक्शन, फिक्शन सब पढ़ते थे। So on an average, his reading was 3 to 4 hours outside his regular academic work. स्कूल की पढ़ाई के अलावा 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ते थे। अब वो कैसे करते थे आई डोंट नो, बिकॉज उनके फादर ने वो हैबिट कल्टीवेट किया। सेकंड इज ही वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। न्यूज़पेपर रीडिंग उनको अच्छे से आती थी, ही न्यू, वो न्यूज़पेपर पहले से पढ़ते आते थे। अगेन दैट वाज इनकलकेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उनके फादर ने, बिकॉज हिज फादर वाज फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड था, प्रोफेसर थे, तो उन्होंने वो इनकलकेट किया था अपने बच्चे को। सो ही वाज, एक होता है इनकलकेट करना, दूसरा होता है फॉलो करना। तो ही, दैट वाज एनवायरनमेंट ही गॉट एंड ही वाज रीडिंग आल्सो। तो वो पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रहा था बट फिलॉसफी भी जानता था, इकोनॉमी कैसे चल रहा था उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग थी। ही हैड अ गुड थॉट प्रोसेस बिकॉज ही वाज रीडिंग सो मच डाइवर्स एरियाज। राइटिंग स्किल अच्छी थी क्योंकि लिखने पे भी काम किया था, लिखते थे। ही वाज अ राइटर आल्सो, वो अपना ब्लॉग लिखता था, कुछ ना कुछ राइटिंग करता था आउट ऑफ मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। मेनी टाइम्स आप लिखते हो, हम लोग क्यों लिख रहे हैं, व्हाई वी आर राइटिंग, बिकॉज वी हैव टू राइट द एग्जाम। सम पीपल राइट बिकॉज दे लाइक राइटिंग, दे एंजॉय राइटिंग, दे राइट बिकॉज उनको एक पर्सनल ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि हमने अच्छा लिखा है। तो जब मैंने देखा रही यही तो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, और ये काम तुम पिछले 7-8 साल से कर रहे हो। थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से आपका थोड़ा सा, यू हैव टू मे बी अट्यून दैट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। वो 3 घंटे में लिखना है, 10 मिनट में लिखना है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई रिमेंबर ही गॉट सम 61 या 62 ऐसा रैंक आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड हिज ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन वाज 7 to 8 months टोटल। एग्जाम से 6-7 महीने पहले भाई ने, 7-8 महीने पहले भाई ने तैयारी स्टार्ट की। प्रीलिम्स की पहले की बात बता रहा हूँ, ऑप्शनल, इंक्लूडिंग ऑप्शनल।
हम लोग के टाइम ऑप्शनल 2 हुआ करते थे। बिकॉज तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है दैट जो रिक्वायरमेंट है उस पर काम नहीं करे, वी नेवर राइट, एंड दैट इज वेयर इट आउटसाइड द कंफर्ट जोन। तो हमें एक पूरी लिस्ट बनानी होगी कि हमें ऐसा क्या करना है जो हमने आज तक नहीं किया है, एंड दोज आर एरियाज व्हिच आर आउटसाइड द कंफर्ट जोन। थर्ड इज इट टेक्स ईयर्स, नो इट टेक्स ईयर्स, मे बी 2 साल। आपकी तैयारी मिशन मोड में होनी चाहिए, इट शुड बी इन मिशन मोड। आपका मिशन क्या है लाइफ का? यू नीड टू हैव दैट हंगर, दैट फायर इन योर बेली टू डू दैट। अगर हंगर नहीं है तो भूख कम रहेगी तो नहीं होगा, बिकॉज दिस कॉम्पिटिशन इज डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव। अपने आप से पूछो कि क्या मैं कॉम्पिटिटिव हूं? एम आई रेडी टू पुश एफर्ट? कोई मेरे से कहता सर टाइम नहीं मिलता, मैंने कहा आधा घंटा जल्दी लेट सो और आधा घंटा जल्दी उठो। आधा घंटा लेट सो, आधा घंटा जल्दी उठो, 1 घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया। 1 महीने में 25-30 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए, साल भर में 300 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। 300 घंटे में 2 सब्जेक्ट तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ये रियलिटी है। बट आप यू डोंट थिंक लाइक दैट। तो सोचने वाला बंदा सोचेगा, सोचने वाली बंदी सोचेगी। ओके, फॉलोइंग टॉपर स्ट्रैटेजी। टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, लिसन टू देयर, बट डोंट मेक इट इज योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपर्स का बैकग्राउंड क्या है, उनके रियलिटीज क्या है। दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद एस्पिरेंट है। वो मल्टीपल टॉपर स्ट्रैटेजी, वो 10 लोग की टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, 10 किताबों की लिस्ट होगी। कुछ टॉपर ने एक्स फॉलो किया, एक ने एक्स प्लस ए फॉलो कर दिया तो ए भी ऐड हो गया आप में, एक और ने बी किया तो बी भी ऐड हो गया, फिर सी भी ऐड हो गया। सडनली टू मच इंफॉर्मेशन, फैक्ट, डेटा एंड यूर कंफ्यूजन। लिसन टू वन, और सुनिए उसको, समझिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी द जर्नी ऑफ द टॉपर। ऐसा तो नहीं कि वो जर्नी 4 साल चल रही है तो दैट मीन्स यू आर हैविंग अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द स्ट्रैटेजी व्हिच इज सूटेड फॉर यू। उनका बैकग्राउंड क्या है, यू नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन। अगर वो ह्यूमैनिटीज से हैं और आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा मिसमैच है। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नीड टू लर्न द स्ट्रैटेजी ऑफ द द टॉपर, बट यू नीड टू इंप्रूव ऑन दैट। तो मैं यही सारी बातें, नाउ सर विल टेक केयर ऑफ दैट। सर विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, बेस बिल्डिंग, एंड देन सर विल डिस्कस अबाउट द अदर एरियाज। बट बिफोर गोइंग अहेड आई जस्ट वांट टू टेल यू, और फिर एंड में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे एंड विल ट्राई टू आंसर देम, बिकॉज प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। हमको कम समय में सेलेक्ट होना है, और कम समय में सेलेक्ट होना है तो आई नीड टू फाइंड द स्ट्रैटेजी विच इज वर्केबल स्ट्रैटेजी, विच इज रियलिस्टिक, एंड वी हैव टू मेक इट हैपन। मैं इतना अश्योर करता हूं कि इस जर्नी में हम लोग एंड तक खड़े रहेंगे। करना बेटा आपको है, विल डू आवर साइड ऑफ द बार्गेन, एंड विल मेक श्योर दैट वी आर हियर एंड विल देयर एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ मेंटर। प्रिपरेशन के जो भी अप्स एंड डाउन होंगे हम सब लेवल पे रहेंगे, और वो हमारी इच्छा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा चॉइस है। आपका यहाँ बैठना, इस क्लास को अटेंड करना इज योर चॉइस। ये लाइफ के लिए यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू शुड फील गुड फ्रॉम इनसाइड। ये मुझे लाइफ में मुझे ये करने के लिए चूज किया है, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई हैव द गुड आंसर और बेस्ट आंसर आफ्टर मे बी 2 years 3 years डाउन द लाइन। सवाल का जवाब अच्छा मिलना चाहिए। ओके, so that is how it would be. So I'll give to sir. Sir will take care of those areas. ठीक है sir, and maybe I'll join in the end. ठीक है। गुड इवनिंग गाइस। मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। तो सर ने जो बोला सब समझ में आ गया ना, वो बहुत ही बेहतरीन। सो टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ यूपीएससी, हाउ विल वी क्रैक इट। सर ने बेसिकली जो बात की, इट इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, हाउ टू गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस जर्नी। व्हाट आई विल डू इज, मैं 3-4 पॉइंट्स में बात करूंगा। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग। ठीक है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, आंसर राइटिंग पे कैसे फोकस होना चाहिए, न्यूज़पेपर को कैसे फोकस करना चाहिए, एंड कितने बजे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि
प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन मेंस एंड व्हाट इज शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर इंटरव्यू। ठीक है, ये हमारे मन में जितना क्लियर होगा उतना आपका प्रिपरेशन स्मूथ होगा और एंड में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हर जंक्शन पे हम बात करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, सपोज मैं यूपीएससी की बात करता हूं, ठीक है, द एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस, ये तो हम सबको पता है ना। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स, ठीक है, द सेकेंड स्टेज इज मेंस, and the final stage is the penultimate stage is interview. अब you all know कि prelims में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कहां पे कैसे फोकस करना है। नंबर 1 जनरल स्टडीज 1, ठीक है, GS 1, और नंबर 2 इज CSAT। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव टू लर्न इन द प्रीलिम्स। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ये तो हो गए प्रीलिम्स के मेजर सब्जेक्ट, प्लस करंट अफेयर्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, प्लस अगर जब हम CSAT की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट CSAT, वेरी गुड, व्हेन वी टॉक अबाउट CSAT, इसमें कौन कौन से पोर्शंस आएंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग। ठीक है, अब पहले बाकी अब मेंस के सब्जेक्ट्स पे लिखते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे है, क्या करना है। इतना तो समझ में आ गया ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब हम आते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। देखो, ये सब्जेक्ट्स आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है एंड इट हैज टू बी डन फॉर द मेंस आल्सो। ये जो GS के सब्जेक्ट्स हैं, मेंस में आपके जो सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ना होगा, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, नहीं एक काम करते हैं, गवर्नेंस के बाद लिखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर मेंस में 3 बड़े सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, एथिक्स, एस्से, ऑप्शनल। इसके अलावा आपको 2 लैंग्वेज पेपर की भी तैयारी करनी है। ठीक है, 2 लैंग्वेज पेपर, एक इंग्लिश और एक आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, प्लस 2 कितने मार्क्स का इंटरव्यू है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू। इतने ही चीज पढ़ना है, इसके अलावा तो कोई नहीं पढ़ना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको पढ़ना कैसे है। द फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहले जो आपका पढ़ने का टास्क होना चाहिए वो कहां से शुरू होना चाहिए। सबसे पहले अगर मेरा पर्सपेक्टिव मानो, देखो मैं बहुत क्लियरली और ब्लंटली ये बताता हूं कि यू शुड लिसन टू मी, ठीक है, बट यू शुड क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैं वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मेरे लिए वर्क करा है। ठीक है,
आपको मेरा जरूर सुनना है, आपको XYZ सर का भी सुनना है, आपको कोई सीनियर टॉपर बताते हैं, सबका सुनना है, बट एवरी स्टूडेंट स्ट्रैटेजी शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर हिम और हर. इट शुड नॉट बी नहीं मेरा सुन लिया मेरे को कॉपी करने की कोशिश करें, नहीं. आई विल टेल यू ऑल दोस इनसाइट्स जहां आप गलत हो सकते हो, बट यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सब्जेक्ट्स, कैसे पढ़ना है, ठीक है. जो सबसे पहला चीज आपका करना है दैट इज एनसीईआरटी को कवर करना है, ठीक है. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड द बेसिक थिंग विच यू हैव टू डू. अब एनसीईआरटी को कवर कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले एक बात ये समझ लो कि एनसीईआरटी को कवर करते वक्त हम यूजुअली कहते हैं रीड द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, बट यूपीएससी में वो नहीं चलेगा. यूपीएससी में यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी. हम क्या करते हैं, कोई भी बुक उठाया, चाहिए लाइन लिखी, अच्छा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 ये कह रहा है, नहीं भाई, वो जो लाइन के बीच में भी जो मिसिंग चीज है वो भी आपको साइड बाय साइड कवर करके जाना है. सो हो सकता है कि एक पेज, अगर मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग होते हैं एक पेज 30-40 सेकेंड्स में पढ़ लेते हैं, या 50 सेकेंड्स में, या 1 मिनट 2 मिनट में पढ़ लेते हैं. बट जब आप पहली रीडिंग कर रहे हो, यू हैव टू रीड इट थॉरोली, बिटवीन द लाइंस, अंडरलाइन करके एक एक चीज. नहीं है भाई, आज के टाइम पे गूगल अवेलेबल है, सर्च करके देखो, ठीक है. आज के टाइम पे यू हैव अ वेरी बिग फैसिलिटी ऑफ गूगल, एंड अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है, ठीक है. बट पहले टाइम पे एनसाइक्लोपीडिया नाम की एक चीज होती थी. आपको कोई चीज नहीं आ रहा, मार्क करके रखते हो, एनसाइक्लोपीडिया की 12 सीडी आती थी, फिर आप डालते थे अपने उस पे, फिर आप चेक करते थे, या आप लाइब्रेरी जाते थे. आज ऐसा कुछ नहीं है. जो भी चीज आपको नहीं समझ में आ रहा, तुरंत गूगल करके देखो, अच्छा इससे, और उसी को वहीं पे ऐड कर दो. यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है. एनसीईआरटी, अब इसको रीड कैसे करना है. यूजुअली क्या होता है, यूपीएससी बोलता है कि यू शुड बी वेरी थॉरो विद 6 to class 10th एनसीईआरटी, प्लस अगर आप 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ते हो, इफ यू आर एबल टू रीड 11th एंड 12th एनसीईआरटी, इट इज चेरी ऑन द केक, कि मतलब बहुत ही अच्छी बात है. अब इसको पढ़ना कैसे है, मैंने देखा है बच्चे बैठते हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर 7th की पढ़ रहे हैं, फिर 8th की पढ़ रहे हैं, फिर 9th की पढ़ रहे हैं, ठीक है. और फिर एंड में जाके उसको पता चलता है भाई 6th की एनसीईआरटी तो मैं भूल ही गया, ठीक है. ऑलवेज रीड इन रिवर्स डायरेक्शन. उसका रीजन मैं बताता हूं. अब इमेजिन योरसेल्फ एज अ किड who is studying, suppose you are a person who is studying and X is a person who is studying in 6th class. Imagine करो, अब उसके एनसीईआरटी में देयर विल बी 4 लाइंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स सबके पास होना चाहिए, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स बहुत बेसिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखा है, 4 लाइन. अब जो 7th में जैसे ही आएगा वो एनसीईआरटी देखेगा, तो उसमें भाई 2 लाइन और ऐड हो चुकी होगी, वही फंडामेंटल राइट्स 6 लाइन हो चुका होगा. जैसे ही वो 8th में आएगा, ये फंडामेंटल राइट्स के पास 10 लाइन होगा, ठीक है. अब वो 9th में आया, वो लाइन 15 लाइन हो जाएगी. फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं हो रहा है, 15 लाइन हो जाएगा, ठीक है. और 10th में आया तो फंडामेंटल राइट्स और थोड़ा बड़ा हो गया, और 2-3 एग्जांपल्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है. 11th 12th में तो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा. सबसे पहले क्या करो, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो 4 लाइन यहां से सीखोगे, फिर 2 लाइन ऐसे सीखोगे, फिर ऐसे सीखोगे, एक बढ़ता जाएगा. सबसे पहले क्या करो, सॉरी, क्लास 10th की एनसीईआरटी निकालो. पढ़ने से पहले एक दिन पहले, मतलब आज रात को आप सो रहे हो, ठीक है, तो सोने से पहले आपको अगले दिन क्या करना है उसका टॉपिक्स रेडी होने चाहिए. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो. क्यों, मैं रात को 3 बजे उठता हूं, ठीक है. 3 बजे उठकर मैं 15-20 मिनट ये डिसाइड करने में लगा दूं मुझे आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो मेरा वेस्ट है. मेरे साथ ये होना चाहिए, जब मैं सुबह उठूं मेरे टेबल पे ऑलरेडी रेडी होना चाहिए व्हाट इज द टास्क फॉर दैट पर्टिकुलर डे. और रात को आप जब थके थके सो रहे हो, तो मतलब आप पूरे ड्रेन्ड ऑफ हो गए, तब अब यार कल ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आपका फ्लो भी रहेगा क्योंकि पूरे दिन आपने पढ़ा है. फिर सो जाओ, रात को 3 बजे उठो, अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है, ओके डन, ये करना है, हमें क्लियर आइडिया है, फिर पढ़ने बैठो. सो यू डोंट वेस्ट मच टाइम इन अर्ली मॉर्निंग फॉर स्ट्रेटेजाइजिंग. पॉइंट नंबर 1, ठीक है. 10th क्लास की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ो, ठीक है. एनसीईआरटी पढ़ा, कुछ मत करना. अब सपोज आपने लिखा है कि 10th क्लास की एनसीईआरटी से मैं प्रीएम्बल टॉपिक पढ़ूंगा और पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा. क्या पार्ट 1 भी पढ़ लूंगा, पार्ट 2 सिटीजनशिप भी पढ़ लूंगा.
ये मेरा आज का पहला टास्क है। तो मैंने उठाया एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अंडरलाइन कर करके उसको पूरा गूगल वगैरह करके जो मैंने उसमें ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, मैंने पूरा अंडरलाइन करके लिख लिया। मतलब उसी के अंदर मैंने मार्किंग कर ली। 10th क्लास इज डन। ठीक है, जब आप 10th क्लास कर चुके होंगे, आप फिर 9th क्लास का भी देखो एक बार कि यार इसमें कुछ अलग लिखा। ऑब्वियसली 10th क्लास से कम लिखा होगा। गो थ्रू द 9th क्लास एनसीईआरटी कि 9th क्लास में क्या लिखा है। देखो सपोज इसमें 2 लाइन कम ही लिखा होगा, ज्यादा तो लिखा नहीं होगा। फिर 8th का देखो, ठीक है, ऊपर ऊपर से देखते जाओ कि क्या क्या लिखा है। 8th का लिख लिया, 7th 6th में देख लो कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ कवर हो चुका है। 7th तक आते आते तो सब कुछ हो चुका होगा, वो सारी 10th और 9th में कवर हो चुकी होंगी। अब आपने लिख लिया, आपने ये टॉपिक्स कर लिए, ओके डन। ये जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ना, इसका एक कंपाइल्ड नोट बना लो। एक नोटबुक लो, यू टेक अ नोटबुक, ठीक है, खाली एनसीईआरटी के नोट्स होने चाहिए, उसमें लिखो प्रीएम्बल, ठीक है, और लिखो सब्जेक्ट पॉलिटी। इसमें जो चारों एनसीईआरटी इसमें से आपको की एसेंस मिला है। फर्स्ट टाइम पे कभी भी पढ़ते पढ़ते नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि आपको हर वक्त ये लगेगा सारी चीज इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने 2 रीडिंग करी, 2 रीडिंग के बाद आपको पता चल जाएगा यार इसमें से की पॉइंट्स ये है, खाली की पॉइंट्स के नोट्स बना लो। समझ में आ गया? की पॉइंट्स के नोट्स बना लो एंड कीप द नोट्स असाइड। खत्म आपका काम। एनसीईआरटी का नोट्स ऐसे बनता है। फिर जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आप 11 12 का एनसीईआरटी भी पढ़कर इस नोट्स के साथ ऐड कर सकते हो। पहले 10 to 6 में बेस को अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है? समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ दी फिर उसको साइड में रख दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? एक एक एनसीईआरटी लो, टॉपिक को स्टडी करो और उसको साइड में रखो। क्लियर? एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। अब पॉइंट नंबर 2, आपके पास क्या होगा, अब एनसीईआरटी कौन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। दिस आर द 4 सब्जेक्ट जिसका एनसीईआरटी आपको बहुत क्लियरली पढ़ना है, और आपको कोई सब्जेक्ट का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। दिस आर द 4 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। क्लियर? ये पढ़ के साइड में रख दिया। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है समझ में आ गया। द फर्स्ट थिंग इज क्लियर। सो योर एनसीईआरटी इज डन। सो आपके पास हर सब्जेक्ट का एक एनसीईआरटी का नोटबुक होगा। क्लियर? हर सब्जेक्ट का, ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बात किया। उसके बाद आता है जो आप क्लास नोट्स तैयार करते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आपके टीचर ने क्लास में पढ़ाया, सबसे पहले क्या करो, उस क्लास नोट्स को एटलीस्ट, अगर नोट्स अच्छे हैं, देखो ऑब्वियसली नोट्स अच्छे बनने चाहिए, लाइक 4 to 5 टाइम्स उसको रिवाइज करो। क्लास नोट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? घर जाओ, उसको समझो, बार बार रिवाइज करते रहो। उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और क्लास नोट्स को मिलाकर एक कंपाइल फाइनल नोट तैयार कर लो। जैसे टीचर ने प्रीएम्बल समझाया, आपके एनसीईआरटी में भी प्रीएम्बल है, उसका एक फाइनल नोट तैयार करो, जो कि तैयार करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है? वो तरीका मैं बताता हूं, हाउ यू मेक दैट फाइनल नोट। सपोज ये आपका नोटबुक है, ठीक है? फाइनल नोट तैयार करने की बात कर रहा हूं। फाइनल नोट में ये आपका नोटबुक है एंड दिस इज द मार्जिन, द फर्स्ट मार्जिन। इसको बीच में लगभग इस पोर्शन में डिवाइड कर दो, ठीक है? इस पोर्शन में डिवाइड कर दो एंड यहां से लिखना स्टार्ट करो, प्रीएम्बल, ठीक है? और ये पोर्शन खाली रहना चाहिए हर पेज पे। प्रीएम्बल लिखा, ओके, एनसीईआरटी पढ़ा, क्लास नोट्स पढ़े, दोनों में से की पॉइंट्स निकाल लिए, जो भी आपको रेलिवेंट लगता है प्रॉपर नोट्स लिखो। ये पोर्शन किस लिए छोड़ते हैं, ये पोर्शन छोड़ते हैं कि आपको उससे अलग कोई चीज नया मिलता है, कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप टेस्ट सीरीज करोगे, अब प्रीएम्बल से कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको जब भी मिलेगा यहां ऐड कर देना, ठीक है? या कोई पेपर लगा के उसको ऐड करते जाना। एसेंस पॉइंट कहते हैं उसको।
एसेंस पॉइंट क्या होता है कि आपको मेंस में आंसर में इनपुट करने में एसेंस पॉइंट बहुत काम आता है, ठीक है। यहां पे आपने ब्लू पेन से लिखा, यहां पे ब्लैक पेन से वो एसेंस पॉइंट लिखते जाओ। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर फाइनल नोट्स। वो एसेंस पॉइंट लिखने के लिए आप टेस्ट का यूज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज का जो मॉडल आपको मिलता है, एमसीक्यू का यूज कर सकते हो, या कोई करंट अफेयर्स में ऐसी कोई चीज आई है जो उस टॉपिक से रिलेवेंट है, उसको ऐड करो। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर फाइनल नोट्स। और यही नोट्स आप एग्जाम से 1-2 रात पहले रिवाइज करो, ठीक है। और डेफिनेटली मैं एक चीज बहुत सिंपली मानता हूं, आई बिलीव इन अ कंसेप्ट, यू शुड लिमिट योर रिसोर्सेस, ठीक है। इसके अलावा आप रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो जस्ट टू फाइंड कि भाई कुछ चीज रह तो नहीं गया, टॉपिक्स देख के टिक कर सकते हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज रेफरेंस बुक, और एक बार आप जस्ट क्विक रीडिंग कर सकते हो। जैसे ऑब्वियसली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, यू कैन यूज लक्ष्मीकांत ऑल्सो, ठीक है। लक्ष्मीकांत का भी अब यूज करके रेफरेंस बुक को यूज कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा यूज कर सकते हो। बट दैट शुड बी जस्ट, ऐसे नहीं कि पूरा लक्ष्मीकांत बैठ के रटने बैठ गए। साइंटिस्ट नहीं बनना है, यूपीएससी निकालना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द बेसिक प्रिपरेशन। समझ में आ गया? सो ये 4 सब्जेक्ट इसी पैटर्न में खत्म करना है, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूपीएससी में इसका 90% क्वेश्चन साइंस करंट अफेयर से रिलेटेड आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे करंट अफेयर्स को करना है। तो आपका भी जो बेसिक कंसेप्ट है, वी हैव डन विद एनसीईआरटी, वी आर डन विद क्लास नोट्स, एंड वी आर ऑल्सो डन विद रेफरेंस बुक, कि मैंने बता दिया पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एसेंस पॉइंट निकालने के लिए पढ़ सकते हो। अब आता है बात आती है करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड इट। बहुत सिंपल होता है करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ना। कैसे पढ़ोगे बताओ? ऑनलाइन वह कैसे पढ़ोगे करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर? बोलो आंखों से पढ़ेंगे, बताओ कैसे पढ़ोगे? हाँ भाई, कैसे चलेगा करंट? आंखों से ना, बताओ। देखो, सबसे पहले करंट अफेयर्स को पढ़ने का सबसे पहला एक चीज जो आपको चाहिए होता है वो होता है भरोसा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यू शुड ट्रस्ट यूर सेल्फ। क्यों, मैं बताता हूं, ठीक है। मैं क्यों बताता हूं। आई डिड ऑलमोस्ट ऑल माई प्रिपरेशन इन लाइब्रेरी। मैं पहले भी बता चुका, मैं अपने घर पे नहीं पढ़ता था। अब मैं जब लाइब्रेरी जाता था ना, वहां पे बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, सब प्रिपरेशन करने आते थे। तो वो अपना मटेरियल लेकर आते थे, कुछ लाइब्रेरी में बैठ आप लाइब्रेरी की बुक्स लेते थे, बट सब अपना अपना मटेरियल लेकर आते थे। एज अ स्टूडेंट आपके पास एक जो बहुत बड़ा फैक्टर होगा वो ये होगा कि व्हेन यू सी अदर स्टडीइंग समथिंग ना, आपको लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है। अब अपने कंटेंट पे भरोसा नहीं करते एंड यू फील लाइक उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना है। तो क्या होता है कि यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन thinking that how to do that also, or how to inculcate that portion also into your like study routine. Don't do it. Current affairs करने के लिए first thing you should identify your sources, the first and foremost thing, and the first day of preparation to the last day of preparation वो sources constant रहने चाहिए। देखो, कुछ हमें लगता है कि यार ये बेटर है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख लिया मैं 5 ही किताब पढ़ूंगा, बट मेरे को पता है छठे बुक से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव लिमिटेड माय सोर्सेस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। आपको क्या करना है? कुछ बोल रहे होते नहीं है। देखो, ऑलवेज लिमिट योर सोर्सेस। कैसे करोगे लिमिट सोर्सेस? दे दो, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सबसे पहले कैसे लिमिट करोगे? क्या क्या हो सकते हैं करंट अफेयर्स के सोर्सेस? न्यूज़पेपर, चलो हम लिख देते हैं हिंदू न्यूज़पेपर, बट यूपीएससी को मत बताना कि हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदू न्यूज़पेपर आपने बोला, ठीक है, ओके फाइन। क्या? मंथली मैगजीन, और बस। और मंथली में कवर हो गया ना, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? और बताओ।
इतना ही। मैं एक और सोर्स बताता हूं, दैट इज PIB, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर पढ़ना चाहो तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का वेबसाइट देख लेना बीच बीच में, अगर पढ़ना चाहो तो बहुत चीजें यहां पे मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि कल्चर से मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ना चाहो तो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कैसे करते हैं न्यूज़पेपर को एनालिसिस, या कैसे पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स, किस किस को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है? क्या अभी डाल, 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया। सुनो कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। सपोज यू आर हैविंग अ न्यूज, द फर्स्ट थिंग यू शुड लुक फॉरवर्ड, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, कोई भी न्यूज आया तो क्या देखते हो सबसे पहले? सिलेबस का पार्ट है या नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सिलेबस रीड करके। द फर्स्ट थिंग जो आपको न्यूज़पेपर में देखना है कि वो GS1, GS2, GS3 या GS4 या कहां पर वो आप फिक्स कर सकते हो। जैसे अगर न्यूज कोई अमेंडमेंट को लेकर है तो आप उसको किस किस चीज से रिलेट करते हो। सपोज द न्यूज इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर, ठीक है, आपके पहला जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आप क्या इसको पॉलिटी में लिख सकते हो? लिख सकते हैं। और अमेंडमेंट से कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई प्रेशर बन सकता है, जैसे हमने आर्टिकल 370 को अमेंड किया तो कश्मीर का इशू पाकिस्तान के लिए, यूएस के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑफ डिस्कशन बन गया। ओके, IR से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ अमेंडमेंट से कोई स्टेट में कोई फर्क पड़ रहा है, हाँ भाई, ज्योग्राफी में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ओके, अमेंडमेंट से कोई देश की इकोनॉमी में बदलाव आ रहा है तो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और क्या अमेंडमेंट एथिकल था तो एथिकल से, ठीक है। अब ये देखो कि इस न्यूज़पेपर को सबसे, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, कोई भी न्यूज देखेगा तो मेरे दिमाग में पहले ये जाता है यार मैं इसको कहां यूज कर सकता हूं। अरे पढ़ना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, पता भी तो चलना चाहिए कि कैसे यूज करना है। मैंने आपको AK-47 फुल लोड करके दे दिया, चलाना नहीं सिखाया, कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। चलाना भी तो सीखना है। तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आपको पता होना चाहिए कि मैं GS पेपर 1 में यूज करूंगा, 2 में यूज करूंगा या ऑप्शनल में यूज करूंगा, एथिक्स में। एक ही चीज को मल्टीपल डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल डायमेंशन में भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरा चीज उसमें नोट करना है कि भाई ये न्यूज किसी पॉलिटिकल एजेंडा ड्रिवन तो नहीं है। अगर पॉलिटिकल एजेंडा ड्रिवन है तो छोड़ देना, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंडा ड्रिवन है तो सीधा स्ट्राइक ऑफ। फिर उस न्यूज को पढ़ो, उस न्यूज को पढ़ो, उसमें से बस एक याद रखना, अगर एडिटोरियल होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना वर्ड्स होगा? 200 वर्ड्स होगा, मैक्सिमम 200 वर्ड्स होगा। एडिटोरियल होगा तो या 250 वर्ड्स होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। इसमें से 200-250 वर्ड्स में से व्हाट यू हैव टू डू इज टेक आउट अ वाइट पेज और उसमें हेडिंग डालो, ठीक है। उस न्यूज में से 15 to 20 पॉइंट्स जो आपने सीखा है, देखो उसमें 2 टाइप के पॉइंट होते हैं कैसे लिखना होता है न्यूज़पेपर। सबसे पहले लिखो कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूज। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ये न्यूज किसके बारे में था, किस चीज के बारे में था, ये न्यूज में अखबार में क्यों आया, ठीक है। दूसरा, ठीक है, इसका रेलिवेंस आपके कौन से पेपर के हिसाब से, ठीक है। फिर उसका सब्जेक्ट मेंशन कर दो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या, एक समरी लिख लो। और उसके बाद उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे तो फैक्ट्स भी लिख लेना। लिखा, साइड में रख दिया। एक हफ्ते में मैक्सिमम, मैं एक आपको नंबर दे रहा हूं, मैक्सिमम आपका 35 न्यूज से ज्यादा एक हफ्ते में आपके पास होना नहीं चाहिए। अगर 35 न्यूज से ज्यादा लिखते हो तो दैट मींस आप ओवरडू कर रहे हो या कहीं ना कहीं आप फॉल्स न्यूज को भी पढ़ रहे हो। 35 इज द मैक्सिमम नंबर, इससे ज्यादा न्यूज, 35 तो मैंने बहुत बोल दिया, 35 न्यूज से ज्यादा आपका जो बंडल बन रहा है, जो कंटेंट बन रहा है, उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे 30 to 35, और ये बहुत है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, हर वक्त न्यूज निकलने लिखने के बाद प्रीवियस डे का न्यूज भी रिवाइज करते जाओ। आज अपने न्यूज निकाला ना, तो आज आपने 4 न्यूज लिख लिया, अच्छा तो पिछले दिन का भी पढ़ लो, कल मैंने क्या पढ़ा था, जस्ट हैव अ ग्लांस इसको। और जब आप 7th डे पढ़ रहे हो तो 6th डे का भी न्यूज कवर करो, पिछले 6 दिन का। तो आज आपने एक
1.5 आवर्स उस नोट को तैयार करने में लगा, कल आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो, तो गिव ऑलवेज हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स फॉर रिविजन एंड रेस्ट नया काम करो। तो क्या होगा, या थोड़ा अपना टाइम बढ़ाओ। हर दिन एक चीज याद रखना, प्रीवियस डे के लिए रिवीजन के लिए टाइम रखना, अदरवाइज यूपीएससी नहीं निकले। एंड इट इज द बेसिक कंसेप्ट कि रिवाइज यू विल क्लियर द पेपर, इफ यू डोंट रिवाइज यू विल नेवर क्लियर द पेपर। मुझसे लिख के ले लो, ठीक है। अब आपके पास एक महीने में कितने न्यूज हो गए, मैक्सिमम 4 हफ्ते होते हैं, 30 इंटू 4 कर लो, 120 न्यूज हो गए। अब आपके पास मंथली एंड में एक करंट अफेयर्स का मैगजीन आता है, ठीक है। कोई भी एक मैगजीन ले लो, बट वही मैगजीन पूरे साल भर फॉलो करना, कोई भी, आपकी चॉइस है। वो मैं नहीं बोलूंगा, आपको जो मैगजीन लेना वो लिया, दूसरी तरफ आपने अपना न्यूज़पेपर कर लिया। अब देखो कितने पॉइंट आपके, कितने हेडिंग न्यूज़पेपर का मंथली मैगजीन में, तो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर जाएगा कि आपका रेलिवेंसी ऑफ सेलेक्टिंग द न्यूज कितना है। मंथली मैगजीन वो कहीं ऊपर से तो नहीं बना के बेचते, ऑब्वियसली वो भी न्यूज़पेपर से बनाते हैं। तो इफ यू कंपेयर द टू 120 टॉपिक्स आपके और उसके एक 60 टू 70 पेज का मैगजीन को कंपेयर करोगे, तो यू विल क्लियरली आइडेंटिफाई कि भैया आपके आइडेंटिफिकेशन में कितना रेलिवेंसी है। देन इधर भी एक न्यूज है, इधर भी एक न्यूज है, कॉमन है, उठाओ इसको पढ़ो। आपने जो करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर में से लिखा है, देखो सारे पॉइंट्स इधर कवर्ड है, नहीं है तो उसको ऐड करो, कॉमन नोट बना लो। कॉमन नोट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं एक चीज बिलीव करता हूं, व्हेन यू गो नियर टू द एग्जाम योर मटेरियल शुड बी वेरी कंसाइज एंड कंसोलिडेटेड। वरना क्या होगा, पेपर से एक रात पहले भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे। एंड दिस इज अ वेरी क्लियर कंसेप्ट कि when you go near the exam you should have more concise material। जितना ज्यादा आगे जाओगे उतना ज्यादा मटेरियल कंसाइज होना चाहिए ज्यादा देन elaborating। समझ में आ गया न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ठीक है। दिस इज वन थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट कि किसी सब्जेक्ट को, अब हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए, एक मिनट, हमने बात कर लिया एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, रेफरेंस बुक को कितने लेवल तक यूज करना है, न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन। इसके अलावा क्या करना चाहिए, इसके अलावा 2 चीज आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको एक आईएएस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज टेस्ट। ठीक है, 2 चीज, पहला इज टेस्ट, दूसरा इज टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, जैसे आपने ये पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, पॉलिटी आपकी तैयार हो गई। अब पॉलिटी तैयार, मेरे तरफ से तैयार होने का मतलब क्या है, यू हैव टिक्ड द कॉलम ऑफ एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटी कवर हो गई, क्लास नोट्स कवर कर लिया, एक कॉमन नोट भी बना लिया, ठीक है, और रेफरेंस बुक भी हो गया। दैट मीन्स आपका एक पॉलिटी सब्जेक्ट फुल एंड फाइनल हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ये आपके पास फाइनल नोट्स रेडी हो गए। उसके बाद 100 क्वेश्चंस का एक पेपर लेना है, ठीक है, 100 क्वेश्चन का एक पेपर लेना है। ऐसे आपको 5 टेस्ट लेना है, 5 टेस्ट, उसको डेली 20 क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, या स्टार्टिंग 10 से कर लो, 10 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो डेली। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बैठ के 3 घंटे में सॉल्व करो, नहीं, अभी जरूरत नहीं है। जस्ट टू अंडरस्टैंड एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, डेली 10 से 15 क्वेश्चन करना मस्टली। और टेस्ट करके, जैसे 1 घंटा आपको लगा कि उस पूरे टेस्ट को करने में, या आधा घंटा लगा, जितना में 30 मिनट्स में हो जाएगा 15 क्वेश्चन, या ले लेना 30-40 मिनट्स में 15 क्वेश्चन कर लेना। उसी के बाद तुरंत उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। अब आपके पास 2 चीज हो जाएगा, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और इसका एक मिक्सचर, प्लस आपका टेस्ट एनालिसिस। समझ में आ गया। 500, देखो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन। अब एक चीज समझो,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन है, उसके बाद 4 स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, उसमें से हो सकता है 2 स्टेटमेंट गलत है, 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अरे जब आप इस 4 स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे तो मतलब एक क्वेश्चन से 4 टॉपिक भी तो क्लियर हो रहे हैं। तो एक टेस्ट से 100, अगर 100 क्वेश्चन है तो 400 स्टेटमेंट को भी तो आप क्लियर कर रहे हो सकता है कि यहां पर ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा, यहां पर वो गलत है, बट वो किसी क्वेश्चन का सही स्टेटमेंट भी तो हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे लिखा है, सपोज क्वेश्चन है, ठीक है, द वेदर ऑफ दिल्ली इज वेरी हाई, द टेम्परेचर इन दिल्ली इज वेरी हाई, ओके, सम एरियाज ऑफ दिल्ली इज विटनेसिंग रेन। अब पहला स्टेटमेंट क्लियर है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेटमेंट राइट हो। सो इसलिए कहते हैं कि टेस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 15-15 क्वेश्चन करोगे अभी बर्डन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चीज होना चाहिए कि टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस। लास्ट में क्या है, लास्ट में ये एनालिसिस करते वक्त आपके मार्क्स 0 आया आई डोंट माइंड, नेगेटिव आया आई डोंट माइंड, कि 200 नंबर का पेपर करा, हो सकता है -75 आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतने इन डेप्थ में एनालिसिस करो जब आपका ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट फुल्ली कवर हो जाता है। एवरी सैटरडे संडे या सैटरडे गिव 2 टेस्ट, ठीक है, एवरी सैटरडे गिव 2 टेस्ट, 2-2 घंटे के टाइमर लगा के ऐसे एनवायरमेंट में करना कि उस 2 घंटे में कोई उठो नहीं, लाइक प्रॉपरली यूपीएससी टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट दो, पॉलिटी, इसके से जा रहे सब्जेक्ट खत्म हो जाए, एवरी सैटरडे संडे आदत डाल लो और उसमें देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे। हो सकता है 200 में से हो सकता है स्टार्टिंग में 40 आए, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको 40 से 60 करने की कोशिश करो, 60 से 70 करने की कोशिश करो, 70 से 80। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं 15 टेस्ट के बाद यू विल योरसेल्फ स्कोर मोर देन 120। ये मेरी गारंटी है, टेस्ट का बहुत बड़ा रेलिवेंस है, ठीक है। और ये समझ में आ गया, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग स्टार्टिंग में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यू कैन स्टार्ट आफ्टर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के बाद स्टार्ट कर सकते हो। जीएस में पूरा एम्फेसिस करो, ठीक है। ये इतना कॉज ऑफ वरी नहीं होगा, लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है, बट मुझे नहीं लगता इतना कॉज ऑफ वरी नहीं होगा। फिर आते हैं मेंस के सब्जेक्ट पे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जो क्वेश्चन है, जब आप यूपीएससी का न्यूज़पेपर पढ़ोगे और करंट अफेयर्स पढ़ोगे और क्लास में जैसे मैंने बेसिक करवा दिया है, ठीक है, तो आपको आईआर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटा सब्जेक्ट है। इंडियन सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में खत्म हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी 12 दिन में खत्म हो जाएगा, गवर्नेंस 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, टाइम लगेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में 20 क्लास लगा लो, 20-21 क्लास लगा लो, कोई पूरा स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट है। बट यहां पर एम्फेसिस किसमें करना है, एथिक्स, एसे और ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल में बी वाइज इन सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल, जो अपने बस की होना वही करना। क्या बस की मतलब क्या बात करता हूं मैं ऑप्शनल में, सब्जेक्ट शॉर्ट हो, सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आपको एक उससे कनेक्शन फील हो रहा हो, इकोनॉमिक्स ले रहे हो कनेक्शन फील नहीं हो रहा, या कोई और एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, नहीं कनेक्शन फील नहीं हो रहा, अरे सारी चीज नया है। ऐसा ऑप्शनल लेना जिससे आप जब उस ऑप्शनल को पढ़ रहे हो, देयर शुड बी अ कॉमन कनेक्ट विद दैट सब्जेक्ट। कॉमन कनेक्ट का मतलब क्या होता है कि उसको आप खुद से घर पे पढ़ भी रहे हो तो आपको बेसिक तो समझ में आना चाहिए, वरना क्या होगा कि यू विल लूज इंटरेस्ट इन द क्लास, ठीक है। आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। सो यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट दैट सब्जेक्ट, ठीक है। वो सिलेबस एनालिसिस करके या प्रीवियस लेक्चर्स द्वारा देकर आपको समझ में आ जाते हैं मेरी बस की बात है या नहीं। मैं तो कहता हूं कि बेस्ट थिंग इज, इसमें से कोई बेस्ट ऑप्शन आपको अच्छा लगता है तो सिलेक्ट कर लो, या एक ऑप्शनल होता है सोशियोलॉजी, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसमें से कोई सिलेक्ट करोगे तो बेस तो इधर ही से बन जाएगा, उसी को वहां पे करो। जैसे पॉलिटी पीएसआईआर का बेस बन जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेस बन जाएगा, हिस्ट्री है थोड़ा लेंथी ऑप्शनल है, ज्योग्राफी एक ऑप्शनल है, इकोनॉमिक्स एक ऑप्शनल बन सकता है, बट वह आपको डिपेंड करना है इधर आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में हो। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने अभी छोड़ दिया, दैट इज आंसर राइटिंग, मैं उस पर आऊंगा। इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है।
इतना आपको पढ़ना है। ऑप्शनल में क्या करना है, ऑप्शनल में मैं एक ही एडवाइस दूंगा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हो सकता है आपके ऑप्शनल से मैच ना कर रहा हूं। ऑप्शनल में मैं आई विल गिव यू अ स्मॉल एडवाइस। ठीक है, ऑप्शनल में जब भी आप ऑप्शनल पढ़ोगे तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं एक अपना ऑप्शनल है मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, कुछ 26 कुछ चैप्टर्स है। जो पबेट का जो पहला 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, इसको करवाने के लिए कम से कम 60 घंटे लगते हैं, 50 से 60 घंटे, खाली पहले पेपर 1 का पहला 2 चैप्टर। ठीक है, पेपर 2 करीब 75-80 घंटे में पेपर 2 पूरा खत्म हो जाता है। बट पेपर 1 के ये 2 टॉपिक करवाने के लिए 50, अच्छे से करवाने के लिए 50 से 60 घंटे लग जाएंगे। अब आपको एज अ स्टूडेंट, या कोई सोशियोलॉजी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, आपको एज अ स्टूडेंट क्या करना होता है, जब एक चैप्टर खत्म हो जाए, एक चैप्टर खत्म हो गया, आपने रेफरेंस बुक पढ़ा, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बोल दिया ठीक है, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने कहा मोहित भट्टाचार्य पढ़ो या XYZ टॉपिक्स पढ़ो। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपने अपना एक फाइनल नोट तैयार कर लिया, आपने पूरा रेफर कर लिया, आपको टॉपिक समझ में आ गया। हर वक्त चैप्टर समरी लिखना सीख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शनल। पूरा चैप्टर करने के बाद राइट डाउन चैप्टर समरी। क्यों चैप्टर समरी लिखना है बच्चों? चैप्टर समरी इसलिए लिखना है क्योंकि क्योंकि ये चैप्टर समरी ही हेल्प करेगा आपको पूरा ऑप्शनल को दोबारा रिवाइज करने में, क्विक रिवीजन करने में। क्योंकि आपका यहां पे चल ये 2 चैप्टर पढ़ाते हुए 150 पेजेस हो जाते हैं। ठीक है, अब वो पूरा तो दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, तो जैसे जैसे पढ़ के कुछ टॉपिक्स हो गए, उस टॉपिक से एक समरी लिख लो, चैप्टर समरी या टॉपिक समरी लिख लो फॉर क्विक रिविजन, विच विल हेल्प यू। और साइड बाय साइड आंसर राइटिंग भी ऑप्शनल की स्टार्ट करना, ऑप्शनल आंसर राइटिंग के लिए वेट मत करना। ठीक है, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल में। ठीक है, अब एथिक्स, आई डोंट फील इट्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मोरल साइंस। ठीक है, वो हो जाएगा। मैं एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि स्कोर कैसे रखने की कोशिश करना। अगर मैं ऑप्शनल 2 पेपर होंगे, 2 पेपर्स, 500 मार्क्स, बाकी स्ट्रैटेजी तो आपके टीचर्स बताएंगे जो जो ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 360 से 420 के बीच में स्कोर करने की कोशिश करना। 500 में से 360 से 420 ये आपका टारगेट होना चाहिए। एथिक्स 250 में का पेपर है, 120 से लेकर 140 के बीच में स्कोर करने की कोशिश करना। एंड एसए 130 से लेकर 140 के बीच में स्कोर करने की कोशिश करना। इतना स्कोर कर दोगे ना, इसके बीच में, इस रेंज के बीच में, कोई आईएएस बनने से नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इतना स्कोर करने की कोशिश करना। उसका बहुत वैलिड रीजन है क्यों, मैं बता देता हूं क्यों। अगर आप चलो कितना मान लो, 380 मान लो, ऑप्शनल में 380 मिल गए, ठीक है, और एथिक्स में कितने, सपोज 130 मिल गए, ठीक है, और एसए में कितने, सपोज 135 मिल गए, कितने हो गए, 5, कितने हो गए, 14, 645 हो गए ना। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मेरे पास टॉपर का मार्क्स होगा, मैंने बताया था ना टॉपर के मार्क्स एक बार, 899 ना। हाँ, मेंस में जो रैंक 1 है उसके मार्क्स कितने थे, 899 थे। ठीक है, दैट मींस आपके पास 899 में से 645 माइनस कर लो, कितने बचे, 4, 5, 2, 254 मार्क्स। 254 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके पास कितना पेपर है, GS1 बचा है, GS2 बचा है, GS3 बचा है, ठीक है, और कुछ बचा है। 300 नंबर में से आप लगभग कहीं ना कहीं गए तो 200 नंबर तो आराम से स्कोर कर लोगे। अगर इसमें इसका स्कोर थोड़ा सा और बढ़ जाए तो आप टॉप 10 में आ जाओगे। ये तो मैंने 380 तो एवरेज लिया है ना, अगर इसको आप 400 या 390 टच कर लो या इसको बढ़ा दो, ठीक है, आप हर पेपर में तो 100 नंबर तो स्कोर करोगे। मतलब 3 बड़े पेपर आपके पास बचते हैं कि आपको 200 मार्क्स स्कोर करने के लिए आप टॉपर अपने बन जाओ। तो बट फैक्टर ये है कि इधर ऑप्शनल, एथिक्स और एसए में यू हैव टू स्कोर वेरी हाईली। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ऑप्शनल का पेपर पढ़ना बहुत आसान होता है क्योंकि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही वो ट्विस्ट एंड टर्न करके देते हैं। पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर इतनी बार लिख के पढ़ लो, कभी ऑप्शनल में 350 से कम नंबर नहीं आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑप्शनल में 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन का उनके पास पूल है, उसको इधर से उधर कर देंगे, उधर से इधर कर देंगे। जितना क्वेश्चन आप लिख पाओगे लिख लो, पास हो जाओ। पास मतलब बहुत हाईली स्कोर करोगे, ठीक है। ऑप्शनल में एक स्पेशल स्ट्रेटेजी, क्योंकि उसमें कुछ नया ऐड नहीं करते वो ज्यादा। कंसेप्ट पढ़ो, उसी टॉपिक के ऊपर 10-20 क्वेश्चन लिख डालो, समझ में आ गया। दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, यू हैव नोइंग क्लास नोट्स, रेफरेंस बुक, न्यूज़पेपर, ठीक है। नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज ऑप्शनल एथिक्स एंड इससे ये 3 भी हमारा हो गया, आपको पता चल गया कि क्या करना है। अभी तो मैं बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज है कि भाई आंसर राइटिंग कैसे करना है, ठीक है। बहुत लोग आंसर लिखकर यहाँ सबमिट करते हैं, मैंने भी काफी बार देखा है, ठीक है। भाई बहुत बुरा आंसर लिखते हो तुम लोग, सॉरी टू से, ठीक है। थोड़ा आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करो। अब आंसर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, ठीक है। आंसर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी बताओ, हाउ विल यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आंसर, बताओ क्या लिखना है। और हाँ, नेचुरल होना चाहिए, बुकिश नहीं होना चाहिए। और बताओ, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो। आंसर राइटिंग में लिखते वक्त क्या क्या फोकस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। जो सबसे पहला चीज आंसर राइटिंग को लिखते वक्त आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बोलो, डिमांड ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। मैंने यहां पे एक चीज देखा, जब लोग आप आंसर लिखते हो, क्वेश्चन में कीवर्ड होता है, आप उसी को पढ़ के भाई उसी पे लिखे जा रहा है, वो पूछ कुछ और रहा है, आप कीवर्ड, क्योंकि आपको कीवर्ड पता है, आप वही लिख रहे हो। कीवर्ड पकड़ के आंसर तब लिखा जाता है जब आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। उसमें आपको एवरेज 5-15 में से 2-3 नंबर ही मिलेंगे। समझने की कोशिश करो, एक एलैबोरेटेड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट चेंज को लिंक करके उसने क्वेश्चन पूछे, और आपको खाली ये पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, आपको एसडीजी नहीं पता। आप लिख रहे हो क्लाइमेट चेंज, गर्मी बढ़ गई है, बारिश हो रहा है। अरे भाई वो आंसर नंबर नहीं देगा, वो देगा 2 नंबर की, इतना मेहनत पेन खर्च किया, टाइम वेस्ट किया, 2 नंबर दे देगा, ये 1 नंबर दे देगा। आपको समझना है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है नहीं तो ठीक है, यू डू विद द कीवर्ड, बट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहला क्वेश्चन आया है पेपर में, आईआर के प्रोस्पेक्टिव से, ऑन द ग्लोबल सिनेरियो देयर हैज बीन ग्लोबल वॉर्स व्हिच हैज बीन गोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, कैन इट लीड टू अ सिनेरियो ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। आपने लिखा यार मुझे पता नहीं है कि कहां कहां वॉर हो रहा है, चलो ग्लोबल में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो हो रही है, इसराइल पैलेस्तीन हो रहा है, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। बट उसका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, आप क्या करोगे, इसराइल पैलेस्तीन हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, ठीक है। वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्लोबल सिनेरियो में बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं, क्या इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। आपको 2 वॉर पड़ रहा है, आपने कीवर्ड वहां क्या पकड़ लिया, भाई जंग है कीवर्ड, आपने लिख दिया 250 वर्ड्स, वो काट के दूर फेंक देगा उसको, वो दे देगा 2 नंबर, खुश रहो, ठीक है। वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, सबसे पहली चीज वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्लोबल लेवल पर वॉर किस किस ग्राउंड पे हो रहे हैं। इकोनॉमिक वॉर हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, कम्युनल वायलेंस की वजह से हो रहा है 2 कम्युनिटीज इसराइल पैलेस्तीन, वॉर फॉर रिसोर्सेस हो रहा है अफ्रीका में, कॉन्गो उस रीजन में, रवांडा वाले रीजन में वॉर फॉर रिसोर्सेस हो रहा है, वेयर यूरोपियन कंट्रीज आर फाइटिंग, ठीक है। और पर्सनल एजेंडा के लिए भी वॉर हो रहा है कि यूएस इज आस्किंग यूक्रेन टू जॉइन नाटो एंड which has led to a conflict between Ukraine and Russia. So वो पहला चीज तो ये ढूंढ रहा है कि भाई किस किस एजेंडा पे ग्लोबल वॉर हो रहा है। दूसरा चीज वो ये ढूंढ रहा है कि ग्लोबल वॉर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। फिर
लास्ट पॉइंट है आपका, वो ये कह रहा है कि इस वॉर, सारे वॉर आपने डिफाइन कर दिया कि इस एजेंडा में वॉर हो रहे, इतने जगह पे वॉर हो रहे, आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया, तब भी आपका आंसर खत्म नहीं हुआ। उसका क्वेश्चन क्या है, क्या इन वॉर के वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? फिर आप लिखोगे फर्स्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स क्यों हुए थे, और आपको क्यों लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता है? क्योंकि यूएन जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वी आर ऑन डिफरेंट ग्लोबल ग्राउंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल पीस। तो आपने क्या क्या लिखा कि भाई वॉर के एजेंडे क्यों क्यों हो रहा था, व्हाट आर द ग्राउंड्स, किस किस देशों के बीच में हो रहा था, ठीक है? आपको क्यों लगता है कि फर्स्ट 2 वर्ल्ड वॉर क्यों हुए थे, और थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हो सकता है यूएन की वजह से? और फिर लास्ट में लिख दोगे हो भी सकता है कि अगर यूएन फ्लॉप हो गया, तो तब जाकर वो खुश होकर देगा 15 में से 11-12 नंबर, नहीं देगा 10 देगा, ठीक है? अब you have to understand the first and the foremost thing, understanding the demand of the question, ठीक है? और आपका आंसर क्वेश्चन से एक कोहेरेंस फील करना चाहिए, वरना वो कोहेरेंस मतलब आपको उसको लगना चाहिए यार इसमें कंटेंट है, ठीक है? दूसरा जो बात है कि भाई कंटेंट कैसे प्रेजेंट करना है। आप लोगों का, सॉरी टू से, आप लोगों के कुछ आंसर्स मैंने पढ़े, ठीक है? उस आंसर में कंटेंट क्वालिटी बहुत पुअर है, ठीक है? कंटेंट क्वालिटी बहुत पुअर है, क्योंकि उस आंसर्स में जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके, मैंने उनसे आंसर्स पढ़े हैं, कभी ऐसे मिल जाते हैं, मैं देख लेता हूं, तो कंटेंट क्वालिटी बहुत पुअर है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लिखते हैं नहीं यार आज सर ने बोला है 250 वर्ड्स लिखने, मैं तो लिख कर आऊंगा, उसी चीज को 10 बार लपेट के वो करके ये करके वहां पे पेपर सबमिट होता है, और उसमें से मैंने देखा है जो भी चेक करता है 15 में से 2, 15 में से 3, 15 में से 4, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बिफोर राइटिंग एन आंसर डू प्रॉपर रिसर्च, ठीक है? जरूरी नहीं है आज आपको 250 वर्ड्स के 5 आंसर लिखने हो। मैं कहता हूं कि भाई 2 दिन में 4 आंसर लिख लो, 1 दिन में 2 ही आंसर लिखो, बट वो आंसर प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, ठीक है? और वो आपके एक फाइल अलग बननी चाहिए, इस आंसर में प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, उसको ऐसा रेफरेंस आंसर ले सकते हो कि पिछली बार मैंने ये लिखा था और यहां गलती थी, और अगला आंसर जब मैं करूंगा रिसर्च उसके पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। सपोज मैंने गूगल का यूज किया, मैंने क्लास नोट्स पढ़ा उस आंसर को लिखने के लिए, मैंने क्योंकि जो कंपाइल्ड मैंने बनाया है वो पढ़ा मैंने, और उसके बाद मैंने टॉपर्स कॉपी देख लिया या कोई एआई साइट का यूज किया, उसके बाद मैंने आंसर लिखा, मैंने सबमिट कर दिया, उसमें से भी कुछ करेक्शन करके आ गया, ठीक है? तो मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, वो करेक्शंस नेक्स्ट आंसर में रेक्टिफाई होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि पकड़ा लिख के पकड़ा दिया, पकड़ा लिख के पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क आउट योर कंटेंट। एक 8 मिनट का आंसर लिखने के लिए स्टार्टिंग में एक बच्चे को 20 से 25 मिनट प्रॉपर रिसर्च करके नोट्स बनाने चाहिए, देन ओनली यू विल एनहांस योर नॉलेज। 8 मिनट में आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फर्स्ट लॉट ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। 30 मिनट्स यू डू द रिसर्च, राइट अ 10 to like answer, write your answer in 8 to 10 minutes। जैसे जैसे आगे जा रहे, वो जो 8 to 10 मिनट्स है वो अपने आप 6 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है विदाउट रिसर्च आंसर लिखकर। तो दूसरा पॉइंट है कि आंसर में स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर इन द सेंस, देखो सबसे पहला क्या चीज बताया मैंने, क्वेश्चन का डिमांड समझना है, ठीक है? कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट रिसर्च होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है? स्ट्रक्चर 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर, लाइक उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका बॉडी आएगा, और एक कंक्लूजन होना चाहिए। ये होता है पहला स्ट्रक्चर, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर। देयर इज सम वन मोर थिंग कॉल्ड एज फेशियल स्ट्रक्चर। फेशियल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे मैंने आंसर लिखा, मैं उसमें क्या क्या नोट करूंगा, मार्जिन, एसेंस पॉइंट मैंने मार्जिन से शुरू करा, ठीक है? मैंने बुलेटिन डाल के पॉइंट शुरू करे, बट मुझे कोई एग्जांपल हाईलाइट करना, जैसे यूजुअली मैं करता हूं कि मैंने सारे इसको ऐसे 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 करके लिखा, ठीक है? मैंने इंट्रो शुरू किया, सपोज दिस इज मार्जिन, मैंने यहां से इंट्रो शुरू किया, मैंने यहां से इंट्रो शुरू किया, अब मुझे कोई एसेंस पॉइंट्स दिखाना है, मैंने उसको यहां से मैंने एसेंस पॉइंट निकाल दिया। अब मुझे कोई एग्जांपल लिखना है, तो एग्जांपल लिखने के लिए मैंने कोई और चीज से बुलेटिन बना दिया, जिससे वो डायरेक्टली वो एग्जांपल देके वो खुश हो जाए। I have to drive the attention of the checker, examiner
इनटू माय आंसर, उसको मैं दिखा रहा हूं कि भाई मेरे पास नॉलेज है, नॉलेज है उसको दिखना भी तो चाहिए। दैट इज हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर विद फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये होता है फेशियल एक्सप्रेशन। और दूसरा क्या होता है, ऑब्वियसली स्पीड। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका स्पीड बहुत स्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाय द जनवरी फेब्रुवरी नेक्स्ट ईयर, जनवरी फेब्रुवरी, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एट अ गुड स्पीड। ठीक है, तो उस पे आपको वर्क करना है। जैसे स्टार्टिंग में अगर एक आंसर लिखने के लिए 15 मिनट यूज करते हो, तो ट्राई की आगे जब जाओगे, जैसे जैसे जितना लिखोगे वो 8 मिनट में आ जाए, और फिर जब घर पे एसी में बैठ के लिख रहे हो वो 6.5 मिनट में आ जाए। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल पे 250 वर्ड्स लिख रहे हो तो वो 7 मिनट तक खत्म हो जाए। अगर 6.5 मिनट में लिख सकते हो तो लेट मी टेल यू, यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जल्दी हाथ चलना चाहिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत हाईली वर्क होना चाहिए। ठीक है, और तो थर्ड पॉइंट इज एम्बलिशमेंट्स, और लास्ट पॉइंट इज एम्बलिशमेंट्स। एम्बलिशमेंट्स क्या होता है, ये तो हो गया डिमांड, कंटेंट, रिसर्च, स्ट्रक्चर। एक पॉइंट और होता है एम्बलिशमेंट्स। एम्बलिशमेंट्स एक आंसर राइटिंग में वो पॉइंट होता है कि आंसर के अंदर एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, एक कोट अगर कहीं लिख सकते हो तो कोट होना चाहिए, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, मैप्स होने चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए। अगर ये सारे एडिशनल चीज आपके आंसर के अंदर है तो आपके आंसर राइटिंग में ज्यादा नंबर मिलते हैं। समझ में आया, ये होता है एम्बलिशमेंट। और लास्ट चीज जो आप आंसर राइटिंग में कर सकते हो वो है कि कीवर्ड सारे आंसर में कवर अप होने चाहिए। आप कीवर्ड को पकड़ के आंसर मत लिखो, बट कीवर्ड आंसर में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दो। तो हर आंसर में आप कीवर्ड्स तैयार कर लो। देखो स्टार्टिंग में जब आंसर कर रहे हो ना तो अच्छे से रिसर्च करके आंसर लिखो, अच्छे से यू डू द रिसर्च एंड राइट द आंसर। जैसे जैसे आगे जाओगे ना कुछ कोट्स तैयार कर लो, अरे ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएगा तो मैं ये कोट डालूंगा, आईआर का क्वेश्चन होगा तो मैं ये कोट डालूंगा। अपने पास सेट ऑफ कोट्स तैयार कर लो, अपने पास सेट ऑफ फैक्ट्स तैयार कर लो, अपने पास सेट ऑफ क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स तैयार कर लो, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स निकाल के लिख के रख लो। और जब ये सब तैयार हो जाएंगे ना, आपको पता होना चाहिए पेपर से कितना महीना मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, 3 महीना। इस 3 महीने में एक दिन में 17 घंटे पढ़ोगे, 17 से 18 घंटे सोओगे खाओगे, इसके अलावा क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। खाना खाते वक्त भी तो कुछ ना कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो मैं मानता हूँ 17 घंटे पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब तुम थोड़ा कम भी कर लो, कोई दिक्कत, 16 मान लो। ठीक है, तो उसमें आपके पास रिसोर्सेस इतने हद तक तैयार होने चाहिए कि रिवाइज कर रहे हो एंड यू आर एबल टू यूज इट। आपके पास, वरना उस टाइम पे गूगल पे कोड थोड़ी ढूंढने जाओगे। इट शुड हैपन राइट नाउ, राइट नाउ इट शुड हैपन। ठीक है, तो इन सब की अलग अलग फाइल होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है। ठीक है, मैंने अपने फर्स्ट, मेरे 3 इंटरव्यूज हैं और उसमें फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने एक गलती करी थी। मेरे पास ना बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हो गए थे, मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली थी, तो मुझे पता नहीं था एंड में मेरे पास क्या क्या है। वो तो पेपर के बाद जब मैंने अपनी अलमारी साफ करी, मैंने कहा यार मेरे पास तो ये भी था। सो ये मैंने सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में नहीं की गलती। आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे पास क्या क्या है, तो वो मेरे को काफी टाइम सेव करने में हेल्प कर गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स का स्कोर कुछ 120 के लाइन में था, बट सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स का स्कोर 135 140 के लाइन में था। वो जो कवर अप था वो ये था कि भाई मैंने, और कट ऑफ से मेरे 20 नंबर कुछ ज्यादा थे। वो कवर अप कैसे हुआ, मैंने जो अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती कर दी उसको मैंने रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा मेरे को पता है मेरे पास क्या क्या है, उसी को रिवाइज कर। और थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को लगा यार प्रीलिम्स तो मेरा निकल रहा है, आई फॉलोड द सेम स्टेप, मेंस निकल रहा है, आई फॉलोड द सेम स्टेप। सो आपको जो चीज सही कर रहे हो उसको सही करते जाना है, और जो चीज गलत कर रहे हो उसको तुरंत रेक्टिफाई करना है। गलती एक्सेप्ट करके उसको रेक्टिफाई करने में कोई अर्ज नहीं है। अगर मेरे को आज आप बता दो यार ये चीज गलत है, तो मैं बोलूंगा ठीक है गलत है तो गलत है, आई रेक्टिफाई इट। ठीक है, अब एक लास्ट चीज मैं बताता हूं, टाइम भी हो गया। द लास्ट थिंग कि पढ़ना कैसे है, कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, मोटिवेशन सर ने बताया पढ़ना कैसे है। ऑलवेज स्टे हेड ऑफ योर कंपिटिटर्स। पहले एक चीज समझने की कोशिश करो, करोल बाग में
या मुखर्जी नगर में या हैदराबाद, ये तीन ही हब है मेजर प्रिपरेशन के सेंटर्स। यहाँ पर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत लोग हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं। योर कंपटीशन इज नॉट विद इन द 30 to 40 60 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम या कोचिंग के 800 लोग, उससे कंपटीशन नहीं है। ये करोल बाग के 10-20 हजार लोग, इससे प्रिपरेशन नहीं है। या हैदराबाद के, योर कोचिंग इज विद दोज पीपल जो भारत के रूरल एरियाज में बैठे हैं, जो कि कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। तो ये कंपटीशन में देयर इज लॉट ऑफ लाइक हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग, यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। समझ में आ रहा है? तो जैसे सपोज यू आर प्रिपेयरिंग, ठीक है, आप देख रहे हो यार मेरा रूममेट है 7 बजे उठता है, मैं भी 7 बजे उठूंगा, ऐसे मत सोचो। मेरे को रात को 3 बजे उठना है, एंड इट इज द आइडल टाइम व्हेन अ प्रिपरेशन शुड स्टार्ट। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। रात को 3 बजे से पढ़ना शुरू करो, मेरे उसके प्रॉपर लॉजिक्स है, ठीक है, और इट रियली वर्क्स इन द मेंस, ठीक है। 3 बजे उठने का मेरा मतलब क्या है, क्यों उठना है? देखो अपना वो तुम्हारे ऊपर है। कहीं ऐसा नहीं हो कि 3 बजे उठ गए और तुम थक गए और बोलो अरे सर आपने उठने को बोला था, मेरे से तो चला नहीं जा रहा। वो तुम्हारी कैपेसिटी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पानी पियो, खाना खाओ, लाइक इफ यू वर्क, इफ यू देखो, यू नीड टू शो योर कैरेक्टर कि किस मिट्टी से बने हो। वो उसके लिए अलग ही फायर होता है, उसके लिए अलग ही फायर होता है। वो फायर ऐसे नहीं आता कि हाँ किसी के बोलने से, मैं बोलूंगा क्लास के बाहर चले जाऊंगा, तुम नीचे चाय पीते मिलो, ठीक है, चाय पियो, उसके लिए एक अलग फायर होता है। उसके लिए एक जिद होती है कि यार मुझे तो टॉप 10 में आना है। यू नीड दैट फायर इन योर बेली, यू नीड दैट कैरेक्टर कि भाई इवन इन एडवर्सिटी आई विल स्टैंड फर्म एंड आई विल अचीव माय ड्रीम्स, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू फॉलो योर प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट योर capabilities, you have to have a self belief। हाँ मैं कर जाऊंगा यार, देख लूंगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, you have to have self belief। अब मेरे को कोई फालतू में आके ज्ञान बांटता है कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, मैं बोलता हूँ सुन मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, ज्यादा नहीं बोलो। सो आई डोंट लाइक, अगर कोई अच्छी बात बता रहा है कि सर आपको, मेरे को आपका एक सजेशन है कि ये इंक्लूड कर लो, आई रिस्पेक्ट, हाँ सर मैं कोशिश करता हूँ। अगर मुझे बोल रहा है नहीं तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए, ये किताब पढ़ के पढ़ानी चाहिए, आई नो व्हाट आई कैन डू। अभी 2 दिन पहले विराट कोहली ने क्या बोला, जब हर्षा भोगले ने उसको क्रिकेट वो बोला कि उसका स्ट्राइक रेट रो है, विराट कोहली ने बोला भाई मैं क्यों सुनूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं भाई। फ्लूक मैं एक मैच जिता सकता हूं, मैं सालों से मैच जिताते आ रहा हूं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग ऑन द क्रिकेट फील्ड। दैट इज कैरेक्टर। आपको पता होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट है, आप इतना नॉलेज गेन कर रहे हो, आप अपने प्रोसेस को इतना स्ट्रांग कर लो दैट योर कैरेक्टर शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ। लाइक सर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि कोई अब दोस्त बता रहा है भाई तू करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, इस मैगजीन से पढ़ रहा है, खुश रहे, मेरा अपना एजेंडा है, मैंने प्रिपेयर कर लिया है, अबे ये टेस्ट कर ले, वहां जाके टेस्ट दे दे, नहीं, मेरा अपना एजेंडा है, मैंने 3 टेस्ट फिक्स कर रखे, मैंने यहाँ के 3 टेस्ट देने हैं, मेरे को पता है। यार तू 17 घंटे पढ़ रहा है, तेरी बॉडी टायर्ड हो रही है, भाई मैं कभी 16 घंटे पढ़ूंगा, कभी 15 घंटे, मेरे को पता है मुझे क्या करना है। संडे को घूमने चलते हैं, वीकेंड है, नहीं यार संडे को मेरी क्लास है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि यू डोंट टेक एडवाइसेस, यू टेक एडवाइसेस, बट यू शुड हैव दैट रिजिडिटी की थोड़ा, कुछ लोग होते हैं आके फालतू में ज्ञान बांटते हैं कि थोड़ा फ्रेश हो जाएगा भाई, घूम के आते हैं, मोमोज खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। अरे भाई मोमोज खा लेंगे, बट सोच लो कि इसके साथ जाने में तुम्हारा 2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, मना कर दे यार भाई तू जा। रूम में बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी में पढ़ा नहीं जा रहा, रात को मतलब कोई दिक्कत आ रही, रात की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। बट हियर इट शुड बी वेरी क्लियर व्हाट शुड बी माय गोल। सी आई बिलीव्ड इन वन थिंग, मेरे रूम में साफ साफ मेरे उस पर लिखा हुआ था, आई विल फोकस, और कुछ नहीं लिखा हुआ था, बिलीफ, प्रोसेस, ड्रीम, डेस्टिनी। मैं किसी का एक चीज फालतू नहीं सुनता, बिलीफ, दूसरा मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूं, प्रोसेस, ड्रीम करता हूं कि मैं पहुंच जाऊंगा, एंड डेस्टिनी। ये 4 चीजें हैं जिस पे मैं बिलीव करता हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी और की नहीं सुनता, एंड अननेसेसरली नेवर इंडल्ज ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, मेरा एडवाइस है, अननेसेसरली किसी के साथ एक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में इंटरफेयर मत हो, कि दोस्त के साथ लड़ाई होगी, पेरेंट्स के साथ लड़ाई होगी, मम्मी के पापा के साथ लड़ाई हो गई, पार्टनर के साथ लड़ाई होगी, नहीं यार कोई जरूरत नहीं है।
क्यों? उससे आपका मेंटल पीस और मेंटल स्पेस डिस्टर्ब होता है। कोई बोल रहा है हाँ यार ठीक है ओके, तुम उसको 10 जवाब दोगे, वो तुम्हें 10 जवाब देगा, तुम्हारा 2 दिन बर्बाद, यार मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। नेवर इंटरफेयर इन एन आर्ग्यूमेंट। जैसे इफ इन माई केस, मैं किसी से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता अपने घर पे भी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज और व्हेन आई एम स्टडिंग। तो कोई किसी ने बोल दिया ये कर दो, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है हो जाएगा, बट मेरे को पता है मेरे पास टाइम नहीं है, अभी करना है। मैं ऐसे देखता हूँ, चुपचाप चले जाता हूँ। तो वो सामने वाला समझ गया कि इसका मूड खराब है, तो मैं पहली बोल देता हूँ मेरे को प्रीलिम्स से 10 दिन पहले, प्रीलिम्स से 1 महीने पहले, मेंस के वो 3 महीने कोई मुझसे कुछ मत बोलना, कोई भी कुछ मत बोलना, सबको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वरना मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। एंड आई एम नॉट सेइंग, आज भी पता होता है कि ये पढ़ रहा है तो इसको डिस्टर्ब करे तो इरिटेट हो जाएगा, तो कोई नहीं कुछ नहीं बोलता। सो यू शुड क्रिएट दैट ऑरा कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, इतना सीरियसनेस है, कुछ 19-20 उधर इधर हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं छोड़ दो। और कोई आर्ग्यू कर रहा है तो तुरंत कॉपी बंद करके सो जाओ, ठीक है, जब वो चुप हो जाएगा उठ के फिर पढ़ लो। माई कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। तो ये एटीट्यूड डेवलप करना है। देखो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ने का एक एडवांटेज क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। आपका जो प्रीलिम्स के पेपर से पहले आपके पेट में बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, बटरफ्लाईज होते हैं, तो रात को 3 बजे आंख खुल जाती है, ठीक है, और फिर 7 बजे तक आप सोचते रहते हैं अरे पेपर है, आज पेपर है यार, क्या होगा क्या होगा, तो आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है। तो पूरे साल भर ही 3 बजे से 7 उठ जाओ, ठीक है, तो उस दिन कुछ टायर्डनेस फील नहीं होगा, यू विल स्टे, वो कहेगा आने दो। तो 3 से 7 बजे तक मेरा एक एजेंडा होता है, मेरा प्रिंसिपल ये कहता है मुझे कि दुनिया के उठने से पहले मैं 2 सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा। दूसरे, मेरे कंपटीटर का टाइम 7 बजे शुरू हो रहा है, तो मैं 3 से 7 बजे के बीच में 2 मेजर सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा, सो आई विल बी इन अ वेरी गुड स्पेस, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल चल रहा है, अब मेरा कंपटीटर एक्स कर चुका है तो मैं ऑलरेडी 3x कर चुका हूं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस मेरे पूरे दिन भर रिफ्लेक्ट करेगा, अरे मैं तो वैसे भी इससे आगे हूं, ठीक है। और हर एक चीज और बताऊंगा कि हर चीज का टाइम डिवाइड कर लो। सपोज 3 to 5 यू आर डूइंग योर फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, वो 5:15 हो सकता है वो टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। ऐसे मत करो नहीं यार आज मैं 1.5 आवर्स और पढ़ के खत्म करूंगा, नहीं, यू विल गेट लेथार्जिक। 3 to 5, 3 to 5:30 हो सकता है, बट ये मत सोचना कि 7 बजे तक पढ़ के पूरा कंप्लीट करूंगा, नहीं, यू शुड स्टिक टू योर प्लान। नेक्स्ट सब्जेक्ट 5 तक पढ़ लिया, 5:30 से नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करो, 7:15 में फिनिश कर लो, 2 सब्जेक्ट्स डन, ठीक है। 7:15 गेट अप, ठीक है, हैव अ कप ऑफ टी, डू सम एक्सरसाइज, इट्स मैंडेटरी। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, आपका रिटेंशन कैपेसिटी डाउन होता है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं, कल से 1 महीने एक्सरसाइज करके देखना, योर रिटेंशन कैपेसिटी और मेमोरी विल गेट मोर शार्प। बादाम खाने से कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन जाना चाहिए शरीर में। वाटर एंड एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। एक्सरसाइज करो, लाइक टेक 40 to 50 मिनट्स, फ्रेशन अप, गो टू योर लाइक क्लासेस, आओ क्लासेस से घर गए, ठीक है, मत पढ़ो, खाना खाओ, सो जाओ, टेक 2 hours स्लीप। देन ये मस्ट होता है, लोगों को लगता है अरे यार 2 घंटे वेस्ट हो गए, अरे 2 घंटे तू पूरे दिन भर पढ़ा, तेरा दिमाग नहीं चलेगा भाई। स्लीप फॉर 2 hours, गेट अप, फ्रेश होते ही जब 2 hours से फ्रेश हो गए, करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। 2 hours से एकदम फ्रेश होके उठ के तुरंत करंट अफेयर्स पढ़ा, 2-3 hours करंट अफेयर्स पढ़ा, तो यहां पे भी आपने फ्रेश में करा, यहां पे भी आपने फ्रेश में करंट अफेयर्स पढ़ लिया। करंट अफेयर्स पढ़ लिया, लगभग आप सपोज 2 बजे घर पहुंचे हो, लाइक 1 o'clock, आप 1:30 आप घर पहुंचे हो, आप 4 बजे तक सो गए, 4 से 6, 6:30 बजे तक आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद कॉपी बंद कर दो, बाहर थोड़ा घूमने जाओ, ठीक है, वॉक करो, वापस आओ, ठीक है, खाना वाना खाओ, 1-1.5 घंटे 10-15 जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस करो, और तुरंत कॉपी बंद करके सो जाओ। स्टिक टू योर प्लान। दूसरी बात, कभी भी ये मत सोचना कि 4 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ के पहले सब्जेक्ट निपटा देता हूं, नहीं हो पाएगा। ऑलवेज टेक 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। अगर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो 3 भी लेकर जा सकते हो रिवीजन के टाइम पे। दिस आर द बेसिक प्लान। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, मैं प्रमोद सर को भी बुला देता हूं। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन समझ में आया? अभी तो तुम्हें बहुत समझना है, अभी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा। अभी तो दिस जर्नी हैज जस्ट बिगन, दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क,
ठीक है, दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी यू विल नीड टू वर्क आउट ऑन लॉट ऑफ प्लान्स. कभी भी कोई प्लान में स्विच करना, यू कम टू मी, सर ये मेरे को अलग लग रहा है. जैसे दैट गर्ल दिव्या, नो, शी सिट्स हियर, यूजुअली वो हर हफ्ते में एक बार तो आती है, सर ये वर्क नहीं हो रहा है, थोड़ा चेंज करना है. क्या आपको क्या लगता है? जैसे पिछले हफ्ते उसका एक प्लान फ्लॉप हो गया, ठीक है, उसने कुछ वर्कआउट किया, उसका प्लान फ्लॉप हो गया, शी केम, सर मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी. सर हाँ मैं Okay, student, thank you for your time. I'll just take 5 more minutes because I'm sure गर्मी का समय है and काफी देर से बैठे हैं आप लोग. And I think sir discussed the various dimensions of the preparation. There are certain things I want to add here further. पहली बात तो यूपीएससी की जर्नी में कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी. One of the first few things is that you have to enjoy the process of learning. आपको प्रिपरेशन को एंजॉय करना होगा. And believe me, that is not an easy thing, especially because the process is long और हर चीज आप enjoy नहीं कर सकते हो. You have to find that energy. अब ये कैसे होगा? So if you work the, अब सर ने भी प्रोसेस के बारे में बात किया, मैं भी प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, बट प्रोसेस अगर आपका सही है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, व्हेन यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट यू सॉल्व क्वेश्चंस, तो आपके नंबर आते हैं. Then you can write about those topics because you've understood the basics. So when you write answers, तो आपको शुरू में दिक्कत होगी, but eventually you will be able to write. फिर आपको numbers मिलेंगे, marks मिलेंगे. You feel a sense of accomplishment from inside that things are working, and then only you enjoy the journey. तो process पे काम करना है. Now there are few things जो challenges आप face करेंगे. I want to discuss the challenges. और अगले 6 महीने में, 8 महीने में you will face these questions again and again. सबसे पहला जो चैलेंज आप फेस करोगे, न्यूज़पेपर एज अ टीडियस वर्क. ठीक है, तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगता है, नोट बनाने में टाइम लगता है, यू फील हैवी, बिलीव मी इट इज देयर एंड डोंट वरी, इट विल इवेंचुअली इंप्रूव. अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है. अगर आप पढ़ रहे हो तो इनिशियल फ्यू मंथ्स विल बी अ चैलेंजिंग. जो सेकेंड पार्ट है, जो आप प्रॉब्लम फेस करोगे प्रिपरेशन में, दैट मीन्स यू देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग दैट थिंग्स are not working. बहुत बार ये फीलिंग आएगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, आंसर में मार्क्स नहीं आएंगे. देन हाउ डू आई नो दैट थिंग्स आर वर्किंग? वेल, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज, जो थ्रेशोल्ड है वहां तक पहुंचने पे हमेशा एक फीलिंग आएगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग, बट दे विल इवेंचुअली वर्क. यू हैव टू कीप, सो यहां पर ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट एंड इंप्रूव and try to improve. ठीक है, अगला चैलेंज आएगा that you tend to study. देखो, आप प्रिपरेशन सिलोज में मत करना. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच स्टूडेंट डू, वो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच फॉलो करते हैं. ठीक है, दैट मेक्स सेंस, बट प्रिपरेशन में जब आप सिलोज में पढ़ाई करोगे तो कभी भी आपके लिए प्रिपरेशन वर्क नहीं करेगी. ओके, सो यू नो, फॉर एग्जांपल यूनिडायमेंशनल अप्रोच फॉलो करते हैं लोग. यूनिडायमेंशनल वर्क, जैसे आप एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ रहे हो, लेट्स से यू लाइक पॉलिटी, तो आप पॉलिटी में पीएचडी कर लोगे, बट यू विल डू इट एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर सब्जेक्ट. ये मत करो. ट्राई टू पुट अ लाइन टू दैट. ठीक है. दूसरा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, मटेरियल, बुक्स, नोट्स, टेस्ट. So there's a plethora of sources that you'll have, and that plethora of sources जो आप पढ़ोगे, आप सडनली लगेगा कि इतना पढ़ना है. बिलीव मी, इतना नहीं पढ़ना है. यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक. रीड प्राइमरी सोर्सेज, एक एनसीईआरटी, एक स्टैंडर्ड बुक्स, अगर क्लास नोट्स है तो क्लास नोट्स, स्टैंडर्ड बुक फॉर रेफरेंस या फिर मटेरियल फॉर रेफरेंस, एंड वन न्यूज़पेपर इज व्हाट यू रिक्वायर इन रीड. इतना कर लो और जिंदा बच जाओगे, क्योंकि इतने में ही जिंदा नहीं बच पाओगे. इतने से ही आप ऊपर नहीं उठ पाओगे. इतना करके अगर जिंदा बच गए तो फिर मेरे पास आना, वैल्यू एडिशन मैं बताऊंगा. बिलीव मी, यू विल नॉट गेट टाइम, स्पेशली इन द बिगिनिंग. वैल्यू एडिशन इज समथिंग दैट यू विल डू इन द लेटर पार्ट ऑफ द लर्निंग. बहुत सारे बच्चे चाहते हैं शुरू में ही हम पूरा कवर कर लें, 4 सोर्सेज से पढ़ लें, एक अच्छे नोट्स बना लें. ऐसा नहीं होता है. इट विल इंप्रूव विद टाइम. यू हैव टू, मैंने कहा ना, यू हैव टू वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंड दैट लर्निंग प्रोसेस विल इंप्रूव, एंड यू विल लर्न योर प्रोसेस एंड यू विल इंप्रूव इट.
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बात शायद समझ में भी नहीं आ रही होगी, बट इवेंचुअली आएगी अगर आप बहुत ही कॉन्शियसली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं. ओके, सो दीज आर चैलेंजेस दैट यू विल फेस इन द बिगनिंग. लॉपसाइडेड अप्रोच नहीं रखना है, एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है, एंड यू हैव टू एंजॉय द लर्निंग. और एक लॉन्ग जर्नी है, एक लॉन्ग जर्नी में लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट, आइडेंटिफाई कि मेरे लिए क्या वर्क करेगा, फोकस ऑन योर बेसिक स्किल्स, रीड योर बेसिक बुक्स, टेक योर टाइम, लर्न एंड ग्रो इन द जर्नी. एंड एज अ मेंटर हम लोग हैं, और इस प्रोसेस में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक रहेंगे. कोई हम लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉलो नहीं करते हैं. यस, देयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ कोचिंग, देयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस होता है, बट उसके बाद हम लोग अवेलेबल हैं. मैं आपको इतना अश्योर करता हूं दैट वी विल कीप द आवर साइड ऑफ बार्गेन. हम लोग रहेंगे एंड तक. आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग रहेंगे, बट यू हैव टू ट्रस्ट अस, हैव टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड कीप पुटिंग एफर्ट. और मैं आपको 5 मिनट आपसे बात करके, मैं या जितिन सर, हम लोग कभी भी अगर आपसे 5 मिनट बात करके जज कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. सो एज अ मेंटर आई वुड ऑलवेज एडवाइज ईच वन ऑफ यू टू हैव दैट फेथ इन अस. वी विल टेक केयर ऑफ यू एंड यू आर इन गुड हैंड्स. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. ठीक है, और इसके लिए हम लोग, उसको करने के लिए हम लोग रेगुलर एफर्ट कर रहे हैं, एंड टाइम विल टेल दिस. क्योंकि आज कहना बस मैं कह सकता हूँ, बट टाइम विल टेल यू व्हाट वी आर डूइंग एंड यू विल बिलीव दैट इवेंचुअली इन लॉन्ग रन. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एफर्ट, एंड कीप द गुड वर्क. गॉड ब्लेस यू. लगे रहिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड एंजॉय इट. ठीक है, बाय.